पराग सर, हाँ जरा लाइट, मेरे कमरे में लाइट तो बंद हो गई इसलिए अंधेरे में वो हूँ। कह रहे हूँ सर को, अग्रवाल जी को वो दे दीजिए कंट्रोल उनका, ताकि वो मैं वहां तिवारी जी से यहाँ मौजूद, हमारा आईटी सेल के चेयरमैन है के.एम. तिवारी साहब, को नोएडा से हैं। को को होस्ट बहुत ही एक्टिव बना है, यही दीजिए हमारे उनको। सारा आईटी सेल देखते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और तो जैसे शुरू होती है तो अग्रवाल साहब को सौंप दिया जाएगा। हमारे विनोद पाटनी साहब हैं, राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष हैं, जयपुर नरेश हैं, शामिल हो चुके हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अनमेश जी एक हैं, हमारे अनमेश जी आए हुए हैं। मैं अनमेश जी से चाहूंगा परिचय दीजिए अपना। गुड इवनिंग सर, मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से, बहुत स्वागत है आपका। बीके सैनी है, रुड़की से, शामिल हो चुके हैं। नया लड़का है और बहुत ही सीखने की चाहत रहती है बीके सैनी, और बहुत ही जागरूक हमारा साथी है। संतोष काडू जी आ चुके हैं, और राघव जी हैं। विपिन कुमार जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे चेयरमैन साहब कर रहे हैं। अंजनी सर को नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो हेलो। अंजनी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। जो नए साथी बता दूं आपको, हमारे चेयरमैन साहब, नेशनल चेयरमैन है एडवोकेट अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, लखनऊ से हैं, और बहुत ही अच्छे मतलब जानकार हैं, और हमारा सब नेतृत्व करते हैं, उनको उत्साह देते रहते हैं सब बच्चों को। अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, लखनऊ से। चूंकि समय हो गया है, अगर आप चेयरमैन साहब आज्ञा दें तो हम प्रारंभ करें अपनी। हाँ, आप अपना वेबिनार स्टार्ट करें। और धन्यवाद मेंबर्स चेयरमैन कितने आ सर। गए? मैं आमंत्रित करूं अग्रवाल जी को। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने स्टडी सर्कल चेयरमैन राजेश शर्मा जी से कि कृपया अग्रवाल जी का परिचय देने कष्ट करें। सर नमस्कार सभी साथियों को। श्री कौशल किशोर अग्रवाल साहब। तिवारी जी, एक मिनट राजेश भाई, तिवारी जी रिकॉर्डिंग चालू कर दी है आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ राजेश भाई। सर CS कौशल अग्रवाल जी जो है कंपनी सेक्रेटरी हैं, और 20 वर्षों से इस फील्ड में हैं, और इनकी एक फैकल्टी चलती है जिसमें CS को, CA को, इनको ये पढ़ाते हैं और इस योग्य बनाते हैं कि जो आगे चल के प्रैक्टिस कर सके। इनकी कई किताबें हैं जो GST के ऊपर हैं, इनकम टैक्स के ऊपर हैं, और संक्षिप्त में बहुत अच्छी किताब है, और उनका श्रोता मैं भी हूं। 2017 में जब GST नया नया आया तो हम लोग ये सोच रहे थे कि GST को कैसे किए। अभी मॉडल लॉ में था, और मॉडल लॉ में था उस समय हम लोग इनके साथ जुड़े, और हम लोगों ने धीरे धीरे इन डेप्थ उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी। इतनी भूल भुलैया थी कि कैसे उसको देखा जाए, कैसे उसको वर्क किया जाए, वो हम लोगों ने अग्रवाल सर से सीखा। और जितनी डेप्थ है इनकी जानकारी, जितनी डेप्थ है, अभी तक जितने स्पीकर हम लोगों ने सुने हैं उसमें लाजवाब हैं, उसमें लाजवाब हैं। इसी के साथ मैं अग्रवाल सर को कहूंगा कि अपने masterlearning.com के बारे में बताएं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है और सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं। उस पर कोई इनको शुल्क नहीं देना, सब लोग उसमें जजमेंट हैं और हैं, उस चीज को आप देखें और फ्री में उसका लाभ उठाएं। masterlearning.com के बारे में सर आपको बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है, हाउ टू हैंडल GST नोटिसेज एंड रिप्लाई, हमें कैसे उसको देखना है, कैसे उस पर चलना है, उसकी लीगलिटी क्या है, और उसकी मेरिट पे हमें कब जाना है, इन सब चीजों पे आज हम लोग सर का अनुभव लेंगे। इसी के साथ मैं अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं
कि आज हम बच्चों को भी और शिष्यों को भी अपने ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोलें। धन्यवाद राजेश शर्मा जी। मैं अग्रवाल साहब से अनुरोध करूं, उससे पूर्व हमारे बीच में पधार चुके हैं अशोक कुमार मोदी साहब, जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं और बड़े उद्योगपति, हमारे जो टैक्स पेयर सेल के छत्तीसगढ़ के चेयरमैन साहब भी हैं। मैं अशोक कुमार मोदी साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया शुभकामनाओं को 2 शब्द आप सबको नमस्कार। पराग जी बाद में बोलूंगा, अच्छा रहेगा जी। बहुत शुभकामनाएं सर, जूम मीटिंग के लिए बहुत शुभकामनाएं। बाद में थोड़ा विषय रखूंगा, उसके जी। बाद में थोड़ा अवसर दीजिएगा। जी आपके बाकी लोग का, अतिथि लोग का विषय ले लीजिए। जी ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा अग्रवाल साहब से, कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। थैंक यू पराग सिंघल जी। और मेरे स्क्रीन में जो नजर आ रहे हैं उन सबका मैं नाम लूंगा, और काफी दिग्गज लोग हैं। और कृष्ण मुरारी जी, राजेश जी, सुनील दयानी जी, राजीव जी, प्रवीण, विनोद पत्नी, पराग सिंघल, एक डेल लिखा हुआ है, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पीडी केसरवानी जी, राजेश अश्रानी जी, दिनेश कुमार, अशोक कुमार मोदी जी, सीए राजेंद्र अरोड़ा जी, आदर्श जी एंड सैमसंग लिखा हुआ है। सबको मेरा प्रणाम। और मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब सुनील जी को देख रहा हूँ काले कोट में टोपी लगाए हुए और ये पूरे उसी मूड में है, तो आज मैं कुछ ना कुछ अच्छा सीखूंगा, ये मेरा ये मानना है। केसरवानी जी को देख रहा हूँ, पीछे में पूरी किताबें लगी हुई हैं, और मुझे लगता है कि मैं आज वाकई में कुछ सीखूंगा आप लोग से। और कृष्ण मुरारी जी के पीछे शायद बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य है। और पराग सिंघल जी से तो मेरे बहुत डिटेल में बात हुई, ऑब्वियसली राजेश जी से, प्रवीण गुप्ता जी से, और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ऑडियंस मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मैंने इतने सेमिनार लिए हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑडियंस विच आई एम सीइंग। और मुझे लगता है कि इस बार ये जो सेमिनार होने वाला है वो वाकई में दमदार होने वाला है। लेकिन एक बात और, हम लोग यहाँ पर सिर्फ बातचीत करेंगे, बातचीत इन द सेंस कि हम लोग सवाल जवाब करेंगे, या तो मैं सवाल कर लूंगा या आप सवाल कर लीजिएगा, सिर्फ सवाल जवाब होगा। हम लोग नोटिसेस को आपको क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअल नोटिसेस दिखाएंगे आपको, फिर उस नोटिसेस के बारे में क्या रिप्लाई होना चाहिए वही हम आपसे पूछेंगे, और वी विल स्टार्ट ए ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। लेट अस स्टार्ट। तो मुझे शायद मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे दी जाए। एम तिवारी सर, तिवारी जी प्लीज। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। को होस्ट बनाया सर को। मैं अभी करता हूँ। ले लो, आप ले लो ये। अच्छा ये खींच दे दो उसका। अरुण नहीं, अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट में अभी देख रहा हूँ बस। हाँ, और रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम लोग सवाल जवाब बहुत करते हैं। तो आपके सवाल ही मेरी इंजन है, जो मतलब पेट्रोल है जिससे मेरी इंजन चलेगी। आप जवाब नहीं देंगे मैं चुप हो जाऊंगा। ऑलवेज हो पाया? आप पार्टिसिपेंट्स, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं बता दूं, तो पार्टिसिपेंट्स में जाइए, मेरे नाम के आगे जो 3 डॉट, मैं सर वही देख रहा हूँ। हाँ 3 डॉट मिलेंगे आपको। आपका किस नाम से आ रहा है सर इसमें? CSKK अग्रवाल के नाम से। ओके सर, ये आ गया। हाँ ठीक है सर। हाँ 3 डॉट मिलेंगे, उसमें क्लिक ठीक है, कीजिए, ठीक है। मेक होस्ट लिखा होगा। मेक होस्ट सर, मैं ठीक है, थैंक यू सर। आपको बना दिया सर मैं? हाँ थैंक यू, हो गया। चलिए सर, लंदन से फोन लगा। तो ये हमारी बुक है जीएसटी नोटिसेस की, हैंडलिंग जीएसटी नोटिस। इसमें हमने 20 नोटिस डाले हुए हैं। इसी नोटिसेस के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नोटिसेस हमारे पास एक्चुअली आते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। और काइंडली सबसे अनुरोध ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैं आपको पहला नोटिस दिखलाता हूँ। ये नोटिस और उसका रिप्लाई, आपको ये बताना है कि इस नोटिस का रिप्लाई क्या होना चाहिए। मैं आपको नोटिस दिखलाता हूँ,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट, डेट लिखा हुआ है, रेफरेंस डिन मैटर अर्जेंट टू मेसर्स प्लेस जीएसटी, सब्जेक्ट verification of payments made by you through various DRC, GST DRC 03. Dear sirs, please refer to the above mentioned subject. In this regard, you are requested to submit the details / supporting documents for which the payments has been made by you under the following DRC 03 challans within a week. और ये CRN के details, CRN date, cause of payment or amount. Further, you are requested to deposit the interest accrued, if any, on the above said amounts under the provisions of section 50 of CGST Act under intimation to this office at the earliest. Yours sincerely signed है, लेकिन नाम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब नाम नहीं है, सुपरिटेंडेंट CGST। क्या जवाब देंगे इसका? मैं छोटा कर दिया ताकि आप पूरा नोटिस एक साथ दें। क्या जवाब देंगे? आपको जवाब देना है तभी मैं बोलूंगा आगे, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जो लोग नए पार्टिसिपेंट हैं, जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उन्हीं से जवाब चाहता हूं, प्लीज। क्या जवाब होगा? प्लीज कृष्ण मुरारी जी और सुनील दयानी जी, कितने लोग हैं प्लीज? और आप लोग दिग्गज हैं जीएसटी प्रैक्टिस में। विनोद पत्नी जी जो एडवोकेट हैं जयपुर से, प्लीज आप लोग बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हम लोग वन वे नहीं करते, हम लोग पूरी तरह से इंटरेक्टिव करते हैं, और हमने पहले ही बता दिया ग्रुप डिस्कशन की तरह होगा ये। क्या जवाब देंगे? कहिए, प्लीज कहिए, कोई तो इनिशिएटिव ले। पराग सिंघल जी। जी सर, ऐसा है, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग से है। आपने नया शुरू किया कि हाल के हाल मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देने के बाद में फिर अब इसका जो है नहीं ऐसा नहीं होगा पराग सिंघल जी, ये होगा ऐसे ही जैसे हम इनको करवा रहे हैं। जी जी हाँ, ऐसा तो प्रेजेंटेशन देके चला जाऊंगा। कोई पाटनी साहब, आप मुरारी जी, कृष्ण मुरारी जी, आप क्या पूछना चाहते थे? इसमें जवाब चाहिए। देखिए, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो बहुत ही इन डेप्थ होगा। आपको जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, इसमें जो जवाब हम लिखेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। तो हम एनुअल रिटर्न फाइल के एनुअल रिटर्न के में डिफरेंसेस के आधार पर DRC 03 हमने कर दिया। ठीक अब है। वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो उसी एनुअल रिटर्न का हम अपने सपोर्टिंग तैयार करेंगे। ये मेरा एनुअल रिटर्न में सेल है, जिसके रिगार्डिंग ये मेरा टैक्स बनता है, और हमने टीवी के अनुसार ये सेटअप किया, जिसका डिफरेंसेस ये निकला, जो हम DRC 03 के माध्यम से इसको हमने जमा किया। ओके, और किसी को कुछ बोलना है तो एक बनाएंगे, जितने जैसे पॉइंट है इसमें एनुअल रिटर्न के जो निकल रहे हैं, और एक वॉलंटरी बेसिस पर टैक्स जमा हुआ है, तो इसी का मतलब ये मेन डिफरेंट क्यों हुआ हमारा, इसी को एक क्लेरिफाई करते हुए अपने जवाब को हम सबमिट करेंगे। ओके, किसी और को कुछ कहना हो तो? इसमें जो फर्दर सेक्शन 50 के ब्याज की बात कर रहे हैं, ये इसकी कौन कह रहा है? नीचे कह रहे हैं। मैं दीपक, मैं अनुरोध करूंगा अगर पहले पर्चा दे दिया करें, इससे अच्छा रहेगा, को हमारे स्पीकर साहब को पता लग जाएगा। मैं दीपक, वीडियो ऑन कर ले, बस वीडियो ऑन कर ले, अगर पॉसिबल है तो बताइए, कोई बात नहीं जी। मैं दीपक गोयल बुलंदशहर से। हाँ दीपक जी, है ना। इसमें कॉस्ट तो हमको बताना ही होगा कि हमने जो DRC 03 ऑप्ट किया है, तो चालान में चूंकि ये तो नहीं आता कि हमने किस वजह से ये किया। एनुअल रिटर्न में अगर हम कोई चीज सेट ऑफ कर रहे हैं, तो हमको ये रिप्लाई में बताना होगा कि ये हमारा कोई RITC का पेमेंट था जो हम सेट ऑफ नहीं कर पाए, या हमारा कोई सेल में डिफरेंस के कारण था जिस वजह से हम उस समय पे कर रहे हैं। फर्दर इसमें जो लास्ट में ये कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द इंटरेस्ट अक्रूड इफ एनी, तो इंटरेस्ट के बारे में हमको जरूर ये देखना होगा कि क्या हम अगर अपना ITC से सेट ऑफ कर रहे हैं, हमारी ITC कैरी फॉरवर्ड चली आ रही है, तो हम पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो हमको कहना होगा कि इंटरेस्ट लायबिल नहीं है। ठीक है, तो DRC 03 से जब आप पेमेंट करते हैं तो कॉज ऑफ पेमेंट तो लिखते ही है ना? कॉज ऑफ पेमेंट में एनुअल रिटर्न लिखा नहीं, वो तो सेलेक्ट किया आपने एनुअल रिटर्न, लेकिन नीचे टेक्स्ट बॉक्स एक आता है जिसमें आप लिख सकते हैं। हाँ, नहीं लिख सकते हैं अगर वो उसको मैक्सिमम लोग नहीं लिखते हैं।
हाँ, नहीं लिखते हैं। और अगर मैक्सिमम इसीलिए वो पूछ रहा है। ओके नहीं, ओके, डिपार्टमेंट पढ़ना भी नहीं चाहता उसको का क्या लिखा है हमने। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब ठीक बात। डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ऐसे इनोसेंट बन के नोटिस देता है कि उसको ना ये पता कि इसने ये तो फिर भी DRC 03 है, जितने भी 61 के नोटिस दे रहे ओके ओके, हैं। आएंगे दीपक जी। ओके ओके दीपक जी आएंगे। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। हाँ संदीप जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक जानकारी ये चाहिए थी, जो नोटिस धारा 67 की जो दे रहे हैं 17-18 के बिंदु पे, 17-18 के फाइनेंशियल ईयर की, उनका कहना है जो 3B और GSTR1। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट रुक जाइए। जो हमने अभी दिखलाया उस नोटिस के बारे में बात करता है। आपकी क्वारी हम लोग बाद में लेंगे। चलिए ठीक ठीक, इस क्वारी के बारे में बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ने किसी ने नोटिस नहीं किया कि इसमें इस ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ है? Is it not compulsory, mandatory to specify the name of the officer? Hello, please mute कर लीजिए अगर आप यहाँ पार्ट नहीं ले रहे हैं तो। Is it mandatory to specify the name of the officer? Hello. Yes. जब ये नाम ही नहीं लिखा हुआ है, आप जीएसटी के तमाम फॉर्म्स देखिए, उसमें नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, चाहे जितने भी फॉर्म्स हो, और इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। चलिए ठीक है, इग्नोर भी कर देते हम लोग, चलिए नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या ये जो बंदा है, ये जो सुपरिटेंडेंट है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, इज ही ए प्रॉपर ऑफिसर? हेलो, पूरा जीएसटी लॉ पढ़िए, उसमें अगर SMT 10 को इश्यू कर रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यू कर सकता है, ADT 01 नोटिस इश्यू कर रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यू कर सकता है। तो ये जो नोटिस है, क्या आपके प्रॉपर ऑफिसर ने इश्यू किया, ये पता लग रहा है? अग्रवाल जी हमारे चेयरमैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। नॉट वैलिड। हाँ बोलिए बोलिए। दिस नोटिस इज नॉट वैलिड। यस, थैंक यू। आप देखिए तमाम लोग क्या कर रहे हैं, मेरिट बेसिस पे। मतलब कहने का मतलब ऑफिसर ने नोटिस भेजा, जो पूछा वो लेके चलते हैं। पहले आप ये तो चेक करेंगे वेदर नोटिस इज वैलिड और नॉट वैलिड। अंजनी जी थैंक यू सो मच। अग्रवाल साहब, हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर अपनी एक तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है, दूसरी चीज अगर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है तो उसमें उसका डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। अंजनी जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, व्हाई ही इज नॉट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी? कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? नहीं, आइडेंटिफाई ये कि उसका डिजिटल सिग्नेचर नहीं और नीचे डिजिग्नेशन नहीं, सिग्नेचर है अंजनी जी सिग्नेचर है, साइन मतलब सिग्नेचर है। How did you identify he is not the proper officer? नहीं, नोटिस में सुपरिटेंडेंट इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऐसी इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नहीं अंजनी जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है बहुत। समन, एक मिनट अंजनी जी मुझे बोलने दीजिए। सुपरिटेंडेंट इज ऑथराइज्ड टू साइन द समन, सुपरिटेंडेंट इज ऑथराइज्ड टू इश्यू SMT 10। हर जगह नहीं है। आवाज आ रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ऑथोरिटी तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे व्हेन अंडर विच सेक्शन दिस नोटिस इज बीइंग इशूड। वो जब तक नहीं लिखा होगा, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ऑथोरिटी। हेलो, सेक्शन लिखा होना जरूरी है। आप बताइए पूरे नोटिस में किस सेक्शन में ये नोटिस इशू हुआ है, क्या पता लग पा रहा है? आपको मैं दिखलाता हूं, रुकिए। राजेंद्र जी कहां गए? मैं आपको लॉ दिखलाता हूं। मैं पहले आपको सेक्शन 61 दिखलाता हूं। सेक्शन 61 किसके लिए है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। Scrutiny of return, the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person. आप मुझे एक बात बताइए, वो इस नोटिस में क्या स्क्रूटनाइज करना चाह रहा है? लो, इस नोटिस में वो क्या स्क्रूटनाइज करना चाह रहा है? अरे कहिए। डिफरेंस ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, बेसिकली एनुअल रिटर्न एंड द एनुअल रिटर्न और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर DRC 03। वो मैंने एनुअल रिटर्न को चूज करके DRC 03 से पेमेंट किस लिए किया, क्यों किया, जो अभी दीपक गोयल जी बोल रहे थे, वही तो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है।
तो क्या उसको ये नोटिस सेक्शन 61 में इशू नहीं करना चाहिए? He has issued a unauthorized communication to the taxpayer without mentioning the section. अब जब सेक्शन 61 में ये कहता है कि ओनली द प्रॉपर ऑफिसर कैन इश्यू द ASMT 10, तो आपको कैसे पता लगेगा ये प्रॉपर ऑफिसर है या नहीं है जब तक सेक्शन मेंशन ना हो? हेलो, डू यू एग्री? हाँ ना बोल दीजिए प्लीज। सर केवल डिजिग्नेशन होना प्रॉपर ऑफिसर का। हाँ कपिल जी बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ केवल डिजिग्नेशन लिखा हुआ सुप्रिटेंडेंट सेक्टर फला महाराज ने जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सिग्नेचर उसने कर दिया, क्या वहाँ नाम होना जरूरी है तभी वो प्रॉपर ऑफिसर? यस, नाम होना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ नाम क्यों होना जरूरी है, ये भी आप लोग समझ ही लीजिए। आप जब पढ़िए इस सेंटेंस को, आप लोग सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 पढ़िए। कौन? कपिल जी आप ही पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रॉपर ऑफिसर में नहीं, आप पढ़िए, फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर ऑफिसर। द प्रॉपर ऑफिसर। हेलो रुकिए, ए प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा हुआ, द प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर ऑफिसर? जी द प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या हुआ और ए प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? ए प्रॉपर ऑफिसर मतलब होता है एनी प्रॉपर ऑफिसर। द प्रॉपर ऑफिसर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर प्रॉपर ऑफिसर जिसने इंक्वायरी इनिशिएट की है, वही DRC 01 इश्यू करेगा, वही DRC 07 साइन करेगा। आज एक बात बताइए कि आज मिस्टर रमेश ने एक ASMT 10 इश्यू किया, उसके बाद DRC 01 सुरेश इशू कर दे रहा है, DRC 07 कोई तीसरा आदमी साइन कर दे रहा है। इज इट वैलिड? नो। सपोज है अगर कोई एक सर असेसिंग अथॉरिटी कोई नोटिस की प्रोसीडिंग कर रहा है। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप समझ नहीं रहे हैं, एक अलग से बताएं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए पहले, आप वैलिड है या नहीं है? द प्रॉपर ऑफिसर का मतलब समझ में आया आपको? द प्रॉपर ऑफिसर क्या होगा? सेम पर्सन होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए नाम मेंशन करना इसीलिए जरूरी है, अदरवाइज वो नाम अगर चेंज हो जाता अलग अलग पर्टिकुलर्स में, अलग अलग नोटिसेस में, तो वो द प्रॉपर ऑफिसर नहीं रहता, कोई भी प्रॉपर ऑफिसर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाए अलग केस है, डेथ हो जाए अलग केस है, लेकिन वो चेयर सेम होना चाहिए, इसीलिए नाम कंपलसरी है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे पा रहा हूँ। आप लोग जितना चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। सर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है डिपार्टमेंट में, इसके पास डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है प्रॉपर। यस। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नोटिस इशू हुआ है, कहाँ गया ये वाला नोटिस, किस सेक्शन में इशू हुआ वो नहीं लिखा हुआ है। अब बताइए जवाब क्या होगा? आप देखिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब जाके केस जीतते हैं तो ये सब ग्राउंड पे जीतते हैं, मेरिट तो बाद में है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नोटिसेस को 3 तरह से देखते हैं। एक टेक्निकल ग्राउंड जो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, दूसरा लॉ ग्राउंड जो हम लोग ढूंढेंगे अभी, और तीसरा है मेरिट। मैं जानता हूं हर किसी को मेरिट आता है। मैं 100 लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को खड़ा कर दूं यहाँ पर, वो मैक्सिमम लोग वही जवाब देंगे अभी जब तो जो जवाब दे रहे थे इस एनुअल रिटर्न में ये हो गया वो हो गया, चलिए लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो मेरिट हो गया। आई एम नॉट कंसर्न विथ मेरिट, वो लोग आपको आता है। आई एम कंसर्न विद दिस टेक्निकल ग्राउंड एंड लॉ ग्राउंड, जो मेरी एक्सपर्टाइज है और वही चीज मैं आपको सिखलाना भी चाहता हूं। हाँ जी, बताइए इसका जवाब क्या होगा? प्लीज। सर हम उनको क्वेश्चन करेंगे कौन से सेक्शन में इनिशिएट किया है बोल। यस, यू हैव टू मेंशन अंडर व्हिच सेक्शन दिस हैज टू बी इशूड। तो हमने यहाँ लिखा द नेम ऑफ द ऑफिसर एंड द रिलेवेंट प्रोविजंस अंडर व्हिच this notice issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Will reply this notice on this technical ground, but few questions to be pondered. A, can any proceeding be initiated without providing the relevant provisions of GST law in the notice? B, if the relevant provisions of GST law are not stated, is it possible to identify the proper officer? C, under which provisions of GST law can order be passed? मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करना चाहता है, किस सेक्शन में पास करेगा?
ये ग्रहणी वाला हो नहीं रहा। और अगर ऑर्डर किसी भी सेक्शन में पास नहीं हो सकता है तो आप अपील कैसे जाएंगे आप? इज इट पॉसिबल टू फाइल एन अपील इफ द ऑर्डर नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड? मेरे पास एक केस है जहां पर उसने सेक्शन मेंशन नहीं किया, प्रोसीडिंग उसकी चलती रही, टैक्स पेयर उसके पास जाता रहा और उसने ट्रांस क्रेडिट उसका रिजेक्ट कर दिया, अपील ही नहीं फाइल कर पा रहा बिकॉज सेक्शन ही नहीं मेंशन्ड है। अरे DRC 07 ही इश्यू नहीं हुआ तो अपील कैसे फाइल करेगा? हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं है जरा बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है सर, बिल्कुल। जब तक सेक्शन ही नहीं होगा तो नोटिस अपील ही नहीं फाइल होगी उसकी। सेक्शन ही मेंशन नहीं है, आप प्रॉपर ऑफिसर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आप उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चले जाते हैं, रिकॉर्ड्स लेके चले जाते हैं। आप बताइए, जब नोटिस ही इनवैलिड है तो उसके अगेंस्ट आप मेरिट बेसिस पे आप कुछ लेके चले क्यों जाते हैं? अगर आप चले गए तो क्या होगा ये बता दीजिए। कहिए। जो प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी। There is no need for any reply. नहीं अंजनी जी, ऐसा मत कहिए। वो आपके ऊपर 122 की पेनल्टी, 125 की पेनल्टी लगाना शुरू कर देगा और फिर वो आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा कोर्ट में, क्योंकि यू हैव टू रिप्लाई आस्किंग देम टू मेंशन द सेक्शंस। मैं आपको दिखलाता हूं एक सेक्शन 160 सबसेक्शन 2। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ा है उस सेक्शन को, लेकिन एक बार देखिए उसको। अगर आप इस नोटिस को अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर रिप्लाई नहीं करेंगे, इट मींस दैट you are treating this notice as a valid notice. It will be treated that you have taken part in this proceedings. मैं आपको वो सेक्शन दिखलाता हूं, रुकिए। 160 सबसेक्शन 2। राजेंद्र अरोड़ा जी नहीं है क्या? चलिए 160 सबसेक्शन 2 आप पढ़िए इसको। 160 सबसेक्शन 2 1 कहता है माइनर डिफेक्ट है नोटिस में तो चल जाएगा, मेजर डिफेक्ट नहीं चल जाएगा। जैसे ई वे बिल में माइनर डिफेक्ट में कम पेनल्टी लगती है, वैसे ही यहाँ पर माइनर डिफेक्ट है नोटिस में तो कोई बात नहीं, आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेजर डिफेक्ट सेक्शन ही मेंशन नहीं है, आप पढ़िए। The service of any notice, order or communication shall not be called in question if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued, or where such service has not been called in question। जब अंजनी जी कह रहे हैं जवाबी मत दो, ऐसा मत कीजिएगा, मैं फिर हिंदी अनुवाद करके भी बता दूंगा। और इन द अर्लियर प्रोसीडिंग कमेंस्ड, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication। अब इसको समझिए इस चीज को। ये कह रहा है कि आप इस नोटिस को हायर अथॉरिटी में क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने इसमें मेरिट बेसिस पे आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स लेके चले गए। अब हायर अथॉरिटी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि सर इसमें तो सेक्शन ही मेंशन नहीं है, इसलिए जितने भी प्रोसीडिंग या ऑर्डर पास किया सारे क्वैश कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो द सर्विस ऑफ एनी, क्यों नॉट पॉसिबल? बिकॉज आपने पहले उसको क्वेश्चन नहीं किया। इफ द नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन एज द केस में बी हैज ऑलरेडी बीन एक्टेड अपॉन बाय द पर्सन टू हुम इट इज इशूड, आपने उस नोटिस के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स लेके चले गए और या फिर आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, तो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। हेलो, कहिए। बिल्कुल सही सर, सहमत है हम लोग आपके बात से। सेक्शन 162 को देखना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अब मैं इसका जवाब दिखला देता हूं। जवाब हमने क्या दिया, जो उसने लिखा था, एक ट्रेल बनाना होता तो हमने वो ट्रेल बनाया। प्रेयर में देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। काइंडली लेट अस नो अंडर विच सेक्शन ऑफ CGST एक्ट दिस इंक्वायरी वाया दिस नोटिस। अब देखिए इंक्वायरी की स्पेलिंग हमने ई से शुरू किया, आई से शुरू नहीं किया है। हैज बीन इशूड सो दैट डिटेल रिप्लाई कैन बी फ्रेम्ड। आई से शुरू करते थे, सेक्शन 67 का नोटिस मान रहे थे। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है, ई है, कम्युनिकेशन है ये। इन एनी केस प्लीज ग्रांट अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो जो क्लाइंट हमारे पास आया था उसको हमने ये भेजा। जब ये पोस्ट हो गया तो हमने क्लाइंट को कहा था ऑफिसर से बिल्कुल मत मिलना, और हमारा मानना है कि ऑफिसर से मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए।
अगर आपके पास ड्राफ्टिंग की स्किल है तो आप अच्छी से ड्राफ्टिंग करके नोटिस भेज दीजिए और फिर इंतजार कीजिए। क्लाइंट ने मेरी बात नहीं मानी, 7 दिन बाद उससे मिलने चला गया, और जो मिलने गया तो वो ऑफिसर किताब खोल के बैठा हुआ था कि कौन सा सेक्शन कोट करें हम। The client did not cooperate, and after few days he met the officer with all relevant documents, even though officer was planning to reissue the notice by mentioning the relevant section. और relevant section कौन सा होता बताइए आप? इसका स्क्रूटनी करने के लिए relevant section कौन सा होता है? 61 में जाएगा। सेक्शन 61 में जाएगा। कौन सा फॉर्म इश्यू करता? जी सर। कौन सा फॉर्म इश्यू करता? हाँ कपिल जी बोलिए। हाँ किशन मुरारी जी बोलिए, कौन सा फॉर्म? SMT 10। और SMT 10 इश्यू करता तो मैं फॉर्म निकाल लेता, और जो मैं फॉर्म निकालता तो उसमें एकदम नीचे वाले फॉर्म में लिखा होता नाम मेंशन है। नाम छोड़ पाता वो? नहीं छोड़ पाता। साइनिंग छोड़ पाता? नहीं छोड़ पाता। जुरिसडिक्शन छोड़ पाता? नहीं छोड़ पाता। कुछ नहीं छोड़ पाता। यहां पर तो जो मर्जी। आज आप सोचिए लॉ कौन बनाता है? Who makes the law? पार्लियामेंट बनाता है या ऑफिसर बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। और हम लोग ने प्रैक्टिस ऐसी बना दी है कि जो ऑफिसर जो कहेगा वही लॉ बन जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस करके कोई फायदा है नहीं। नोटिस को आप टेक्निकल ग्राउंड और लॉ ग्राउंड पे, आज ऑफिसर आपकी गलती निकाल निकाल के आपको डराता धमकाता है। यस और नो? आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? हमको उसकी गलती निकाल के उसको यस, आप उसकी गलती निकालते रहिए, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और वो गलती निकालेंगे कैसे? सेक्शन के पढ़ के ही निकाल। जब एक एक सेक्शन को डीप, सुपर डीप, इन डेप्थ आपको आता हो, तभी निकलेगी गलती। और इसको मैं अगर वन वे कर देता, पराग जी जैसे बोल रहे थे, तो मैं वो बात नहीं पहुंचा पाता जो मुझे आप तक पहुंचानी है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप पार्ट लीजिए। 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में। हाँ दीपक जी बोलिए, क्या बोल? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम डिपार्टमेंट के अधिकारी की बहुत सारी कमी निकाल लेते हैं। निकालते थे भी और निकालते भी हैं, किंतु होता क्या है प्रैक्टिकल में कि हमारे जवाब को रख के, क्योंकि अभी उन पर कोई ये टाइम लिमिट लागू नहीं होती है कि भाई आपको जवाब लेने के बाद में विदिन। दीपक जी मैं जो अज्यूम कर पा रहा हूं, आप जो डिपार्टमेंट की गलतियां निकालते थे वो निकालते थे मेरिट बेसिस पे। मेरिट पे नहीं, सेक्शन बेसिस पे बता रहे हैं। सेक्शन बेसिस पे भी, लॉ बेसिस पे। हेलो, लॉ बेसिस पे, लॉ बेसिस पे। 1 मिनट दीपक जी, 1 मिनट। क्या आपने एक भी नोटिस का जवाब ऐसा दिया जहां पर आपने ऑफिसर को कहा कि सेक्शन जरा बता दीजिए मेरे को? हाँ दिया है। क्या कहा ऑफिसर ने? उन्होंने तो कहा था कि आप पिछले मतलब जब ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 17 से, तो CGST डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था 19-20 में। और उन्होंने कहा कि आप एक साथ 17 से लेकर और यहाँ तक के सारे बुक्स ले आइए और बैलेंस शीट ले आइए और ये ले आइए। सिंपल लेटर था। हमने कहा भाई ये बताइए कि इसमें हम किस सेक्शन में आपको दें और क्या क्या चीज दें। आपने हमारी एनुअल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। फिर तो उसके बाद में डंप करके बैठ गए। मतलब? अब कुछ नहीं करा फर्दर, उस नोटिस पे कोई उन्होंने वो नहीं दिया। ये तो आपके लिए फायदा है ना दीपक जी। नहीं 1 सेकंड अभी। ये तो हो गया एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल। इसी प्रकार जब सेक्शन 70 में संबंध दे रहे हैं, संबंध देने पे हम उनसे पूछ रहे हैं भाई आप क्यों डायरेक्टली संबंध दे रहे हो, इससे पहले आपने इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आप डायरेक्टली संबंध दे रहे हैं, उससे पहले आपको हमारी इंक्वायरी करनी है किस सेक्शन में आपने इंक्वायरी करी, वाई समन इशूड लिखित में दिया हुआ है। 2 महीने हो गए हैं रिप्लाई दिए हुए, आज तक उस पर कोई फर्दर
एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं दिया है। तो और दीपक जी, सम्मन ये जो तो है आपके वो फायदे की ऑफलाइन बात हो रही है ना। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। अच्छा। सम्मन जो है वो ऑफलाइन इशूड है। अब ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या पैदा होती है कि असेसी को आप क्या एश्योर करेंगे कि भाई तेरा कितने दिन में जवाब आएगा? नहीं, एश्योर करने की कोई जरूरत नहीं, आप इंतजार कीजिए। एश्योर क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपने सेक्शन पूछ लिया, हमारी तो पेशेंस है कि इंतजार करने की। नहीं दीपक जी, आप समझिए इस चीज को। ओहो, आप तो फिर समझ ही नहीं रहे। दीपक जी, आप समझिए इस चीज को। आपने सेक्शन पूछा, ऑफिसर दबा के बैठ गया, दिस इज गुड थिंग फॉर यू। नहीं, बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आप डाउट नहीं। अपने क्लाइंट को क्या चीज से बचा रहे हैं, बताइए आप मुझे। क्या आपका क्लाइंट टैक्स देने से बचता है? नहीं, हम टैक्स देने से नहीं बचा रहे। किससे बचा रहे हैं आप? हम तो उसको अननेसेसरी की जो ये हरासमेंट से आप बचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये काम करके तो आपने ऑफिसर टैक्स पेयर का पीस बाय किया है। आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं कि आप क्लाइंट को ये नहीं करें कि ये ले आओ, वो ले आओ, चलो ऑफिसर के पास चलते हैं। यू आर बाइंग पीस फॉर द क्लाइंट, दिस इज गुड। पर प्रैक्टिकल में जो है वो दिक्कत है। ओहो, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि ऑफिसर दबा के बैठ गया तो वो आपके लिए दिक्कत है? वो तो आपके लिए फायदा है। टाइम पार हो रहा है, 73 का टाइम लिमिट पार हो जाएगा, 74 का टाइम लिमिट पार हो जाएगा। उसके पास अथॉरिटी आएगी तब ना। अगेन मैं आपको फिर से बोलूंगा, लॉ पार्लियामेंट बनाता, ऑफिसर नहीं बनाता। ऑफिसर हैज टू फॉलो द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एंड अगर ऑफिसर हमसे ये चाहता है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर हो। बिल्कुल एग्रीड। अब हम लोग नेक्स्ट नोटिस दिखलाते हैं आपको। पढ़िए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जुरिडिक्शन सेंटर हो गया, ऑफिस ऑफ सुप्रीटेंडेंट प्लेस दिस वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on examination of GST payment particulars as reflected in 3B of your firm having GSTN for the period it has been observed that you have set off more than 90% of your total GST liability through ITC. Therefore, to verify the correctness / veracity of your availment of ITC, you are requested to submit the following documents and information duly signed by authorized person. और ये सारी डिटेल मांग रहा है। You are required to submit the above documents / information duly signed by authorized person within a week time, enclosure as above. Yours sincerely signed, नाम नहीं है, सुपरिटेंडेंट। बताइए क्या जवाब देंगे? सर, इस नोटिस में ऑल्सो सेक्शन मेंशन नहीं है। ठीक है। 61 के अंदर नोटिस रहता भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे सर। फिर ऑडिट के टाइम में हम लोग करेंगे जो ये मांग रहा है। ये 61 में मांग ही नहीं सकता है ये सब चीज सर। करेक्ट। और किसी को कुछ कहना? साइन का सर वो फिर नाम यहाँ मिसिंग है। और आप सर इसमें स्क्रूटनी जब नोटिस को वो हम लोग ऑफिसर करेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ये GI 1 हो या 3B हो या ई-वे बिल हो, उसी को स्क्रूटनी करना चाहिए उसे फर्स्ट। ठीक बात। बाकी लोग? मुख्य चीज इसमें जो है 90% इसने लिख दिया। हाँ, ये 90% का इसको राइट कहाँ से मिला? यस, ठीक बात है। और बताइए। हम लोग ऑफिसर की नोटिस में सिर्फ गलतियां निकालने के लिए बैठे हैं, याद रखिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब बताइए, और बताइए। सेक्शन मेंशन नहीं, ये वॉयलेशन का, ये जो 90% से ज्यादा हमने क्रेडिट यूटिलाइज किया है, तो वो किस डर से बेचता है कि हमने फेक इनवॉइस इशू किया और फेक क्रेडिट ले लिया, इसके इस डर से बेचता। लेकिन भैया सेक्शन तो मेंशन करोगे ना, वॉयलेशन है नहीं। चलिए, और बिना सेक्शन मेंशन किए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मांग सकता है? नहीं मांग सकता। अब देखिए, हमने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा, फिर आपसे रिप्लाई पूछेंगे, क्या रिप्लाई देना चाहिए। The name of the officer and the relevant provisions under which this notice is issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Further, documents / records are being demanded, but under which section the documents are being asked to be produced is not mentioned. Also, which section of GST law is being violated if payment of output tax is paid by utilizing more than 90% of ITC. चलिए जवाब बताइए।
हम लोग 53 लोग हैं। तो जवाब में तो इसको सबसे पहले इनवैलिड ही नोटिस, मतलब नोटिस भी नहीं है सही मायने में, तो ये दिस इज बहुत नॉट बढ़िया, ठीक नोटिस। है। मतलब ये तो वेरिफिकेशन आप कह रहे हैं, तो वेरिफिकेशन कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या लिखेंगे आप जवाब? कोई भी चीज मुझसे पूछेंगे तो सेक्शन में ही पूछेंगे, तो मैं तो इस लेटर को वॉइड ही कह के चलूंगा कि वॉइड एब इनिशियो है ये। इसमें कोई नोटिस नहीं है, कोई आस्किंग नहीं है सेक्शन के बारे में, और मेरे से जबरदस्ती हरेस करने के लिए मुझसे ये डिटेल्स मांगी जा रही है। अच्छा दीपक जी, ये सब मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वो कहेंगे कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। विक्टिम कार्ड मतलब वो इंटरप्रेट करें तो सही, हम इंटरप्रेट करें तो हम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है एक जगह। खैर, इसमें आपको लिखना होगा अंडर विच सेक्शन दिस इंक्वायरी इज बीइंग इनिशिएटेड। तो हमने वही लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ रिप्लाई क्या है। Our submission that all ITC has been availed as per section 16 of CGST Act by complying all due procedures, that we have not claimed excess credit in 3B vis-a-vis 2A for the period 1920 and 2021, which can be easily be verified by you from the GST portal, that there is no provision in GST law which prohibit us to utilize more than 90% of ITC for payment of output tax. ये हमने सबमिशन दे दिया। प्रेयर क्या कर रहे हैं? Kindly let us know in case your good office requires any further details. We will be providing the same. Kindly also let us know under which section inquiry has been initiated so that proper reply can be. It is humbly prayed that in the interest of justice, not in the interest of the revenue, not in the interest of the client, but in the interest of justice, hearing opportunity be given before passing of any adverse order. Form is signed. इसके बाद ऑफिसर ने एक नया नोटिस इश्यू किया जिसमें उसने सेक्शन मेंशन किया, और वो नोटिस दिखलाता हूं। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिन वगैरह डेट उट है। आप देखिए क्या लिख रहा है। प्लीज रेफर टू दिस। इन दिस रिगार्ड प्लीज रेफर टू रूल 56 सब रूल 18, 57 सब रूल 2 and 57 सब रूल 3, read with section 35 for your queries as mentioned in your letter dated this. According to rule 56 sub rule 18, every registered person shall on demand produce the books of account which he is required to maintain under rule 56, read with section 35. और फिर ये लिख रहा है, further it is a general derive for verification of the veracity of input tax credit claimed by the taxpayer through 3B returns as per the data received from higher formation in cases where substantial amount of ITC has been utilized to set off the outward tax liability. ये हायर फॉर्मेशन कौन है? DGR में। अब मुझे एक बात बताइए, वो कोट कर रहा है रूल 56 सब रूल 18 और उसमें कह रहा है कि आपको ये लेके आना है। मैं रूल 56 सब रूल 18 निकाल लेता हूँ, वैसे तो उसमें लिखा ही हुआ है लेकिन मैं निकाल लेता हूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कि लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। रूल 56, ये रहा सब रूल 18, एक बार पढ़ लीजिए आप। Every registered person shall on demand produce the books of account which is required to maintain under any law for the time being. बताइए, लेके जाएंगे? वो कह रहा है कि हम 56-18 के अकॉर्डिंग हम आपसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हैं। अब जो नया नोटिस इशू किया है, क्या उसमें बाकी जो कमियां थी वो सब उसने दूर कर ली? बाकी क्या कमी थी? जैसे नाम नहीं था, प्रॉपर ऑफिसर नहीं था। नहीं, नाम तो आज भी नहीं है। जब आज भी नहीं है तो भी तो हमको यहीं अटकना है। ठीक है, यू आर प्रॉपर ऑफिसर और नॉट टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन। यस, बिल्कुल ठीक है। और अभी इसके साथ में जब ये कह रहे हैं कि अंडर रूल 56 रीड विद सेक्शन 35, तो हमको पहले सेक्शन 35 भी पढ़ना होगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, सेक्शन 35 तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का है, वो भी देख लेते हैं।
जो ऑडिट वाला सेक्शन था, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, ये मेंटेन करना है, फिर उसका डिटेल 56 में चले जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताइए। लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? नहीं, अभी तो नोटिस में अटकेंगे ना, कब यू आर प्रॉपर ऑफिसर और नॉट। अच्छा चलिए, वो नहीं है क्योंकि मुझे 56-18 को इंटरप्रेट करना, इसीलिए मैं इसमें जोर दे रहा हूँ। मान लीजिए नाम है, अब बताइए मैं। तो फेसलेस नोटिस नहीं है, 56-18 तो फेसलेस नोटिस है, उसमें डॉक्यूमेंट लेके कैसे पहुंचे? फेसलेस नोटिस मतलब? नोटिस में ऑनलाइन कंप्यूटर से दी हमें, कंप्यूटर पे ही तो जवाब देना है सर, उनके सामने डॉक्यूमेंट लेके प्रेजेंट क्यों होना अभी? नहीं, स्पीड पोस्ट से नोटिस आया है। स्पीड पोस्ट की नोटिस है। पर्पज क्या है? लौट के यहीं आएंगे क्यों? वाई? नोटिस इशू करने का पर्पस है कि वो आईटीसी वेरीफाई करना चाह रहा है। तो जब मैं आईटीसी पहले ही लिख के दे रहा हूँ कि मैं एज पर सेक्शन 16 जो है अपनी दीपक जी देखिए, आप मुझे 56-18 में लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते, यही इंटरप्रेट करना बस, और कुछ इंटरप्रेट कर, बाकी तो कहानी है ही। 56-18 को जितनी बार पढ़ना चाहे मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, आप बताइए। देखिए मैं तो बता ही सकता हूँ, मैं बता के चला जाऊंगा, आपको याद भी, फिर बाद में याद भी नहीं रहेगा क्या हुआ, आप बोलेंगे आपको याद भी रहेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड produce the books of accounts which is required to maintain under any law for the time being force. इस रूल, ये रूल अगर करता है whether I am liable to take the books of accounts to the office or not. अच्छा ये क्यों लिखा गया यही बता दीजिए, ये किस पर्पस, इसका पर्पस क्या है? मैं अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड, यहां पर लिखा हुआ है द प्रॉपर ऑफिसर शैल ऑन डिमांड आस्क फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या ये लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज तो है नहीं। ये तो ये लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन से कोई डिमांड करेगा, कौन डिमांड करेगा, ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब, इसका पर्पस क्या है? पूरा रूल सेक्शन 35 और रूल 56 पढ़ेंगे तो सेक्शन 35 कहता है कि यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 56। और अगर ऑडिट टीम आपके यहाँ आ जाए और वो डिमांड करे तो उसको ऑन डिमांड यू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने कोई आ जाए सेक्शन 67(1) में या सबसेक्शन 2 में, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे, देन ऑन डिमांड यू प्रोड्यूस द। तो प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां प्रोड्यूस करना, ये भी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। आप सेक्शन 65 पढ़िए ऑडिट का, उसमें तो लिख रहा है। ऑडिट का, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। अब देखिए, द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम बाय वे ऑफ जनरल ऑफिस मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सच पीरियड एट सच फ्रीक्वेंसी एंड सच मैनर एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। द ऑफिसर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 में कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस। तो एडीटी 01 का नोटिस आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करना है। तो 56 सब रूल 18 में आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपके पास एडीटी 01 का नोटिस आया है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस ऑन डिमांड करना पड़ेगा। ठीक, अब इस नोटिस में मेरे पास कोई एडीटी 01 का नोटिस नहीं आया है। हाँ, नहीं आया। तो 56-18 मेरे को क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं। जब नहीं होगा तो अब मैं रिप्लाई में क्या लिखूंगा, बता दीजिए। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए। हम लोग की पुरानी प्रैक्टिस क्या हो गई है, और वो हम लोग सब, किसी की गलती नहीं है, लेकिन ऑफिसर बुलाता है, हम लोग जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको समझा देते हैं, सर 56-18 ये बोल रहा है। ऑफिसर ही आप ही लेटर बना देते हैं, ऑफिसर आपको बताता है कि ये लिख दीजिए, आप भी साइन कर देते हैं, वो भी साइन कर देता, हो गया केस सॉल्व। फेसलेस के जमाने में ड्राफ्टिंग स्किल आपको आनी चाहिए। अब मैं जब आपसे पूछूं आपको इसमें क्या लिखना होगा, तो आपके मन में शब्द आने चाहिए, प्रॉपर शब्द आने चाहिए, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। 56-18 का इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। एक बात और,
नेवर ट्राई टू एडुकेट द ऑफिसर। ऑफिसर को हम लोग ये नहीं बताएंगे सर 5618 क्यों इशू कर रहे हो, आप तो सीधा ऑडिट का नोटिस इशू करो। वी आर नॉट हियर टू एडवाइज और एडुकेट द ऑफिसर। तो आपको रिप्लाई कैसे बनानी है ये दिखलाते हैं, या हमने कैसे बनाई है। Again, in this notice, name of the officer is missing, and that officer requires the taxpayer to produce the documents / records as per Rule 56 sub Rule 18. Read with Section 35. Is Rule 56 sub Rule 18 is a relevant section through which documents records can be asked to be produced. The reply shall be framed on this law point. देखिए, हमने ये रिप्लाई दिया। हमने बाकी मेरिट ऑडिट का भी रिप्लाई दिया कि भैया 3B में इतना है और 2A में इतना है, ये सब। लेकिन जो 56 सब रूल 18 का इंटरप्रिटेशन देखिए, इंटरप्रिटेशन हमने इस तरह से किया है ताकि वो उसको एडुकेट ना करे, एडवाइस ना दे, उसको सोचना है। In this regard, it is submitted that Section 35 read with Rule 56, 57 provides for maintenance of accounts and records, including electronic records. Further, Rule 56 sub Rule 18 provides that accounts and records which are maintained are to be produced on demand. In our humble submission, the said rules are not attracted in the instant case. Further, it is settled principle of law that power under the taxing statute are to be exercised with proper safeguards and diligently. That in the absence of inherent safeguards and in the absence of express authorization, the express authorization इसलिए लिखा कि the proper officer उस Rule 56 sub Rule 18 में नहीं लिखा हुआ था. Under the CGST Act, Rule 56 sub Rule 18 is not attracted. In the light of the above submission, अब प्रेयर क्या कर रहे हैं, जो आपने illegal inquiry issue की है उसको आप ड्रॉप कीजिए. To drop the inquiry initiated by this. As of today, दीपक जी ध्यान दीजिए, ये कब का है, ये 24 मार्च 2021, 2023 चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, इसके बाद कुछ जवाब नहीं आया. As of today, this illegal inquiry proceeding was dropped and no further notice was issued. खत्म हो गया. हमने टैक्स पेयर को हरासमेंट से बचाया है बस. एक और दिखाता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके पास ऐसे नोटिसेस आए होंगे, सेंट्रल से आती है, पढ़िए. Inquiry in respect of DG Arm number 45. Please refer to the above mentioned subject matter as your GST has been selected by Risk Analysis Wing New Delhi for verification under DG Arm. DG Arm क्या होता है? डायरेक्टर जनरल एनालिटिकल एंड रिस्क एंड मैनेजमेंट, एक अथॉरिटी है जो आपका AI करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है. और फिर आर्टिफिशियल मतलब ये जो रिस्क आपका सेलेक्ट कर लिया और ऑफिसर को भेज देती है कि इसकी इंक्वायरी कीजिए, इसके बारे में पता लगाइए कि जो हमने ये इंक्वायरी निकाली है वो ठीक है या नहीं है. और वो फिर ये क्या करता है, उस DG आर्म के रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एक नोटिस इशू कर दिया. इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स टू दिस ऑफिस एज अर्ली एज पॉसिबल. ये सब कुछ मांग रहा है, कंपाइलेशन की स्पेलिंग गलत, लेजर की स्पेलिंग गलत, और प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दैट गुड्स व्हिच यू हैव सेल एट GST रेट ऑफ 0.1%. योर सिग्नेचर मिसिंग है, नाम है सुपरिटेंडेंट CGST. बताइए क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे बताइए? पहले गलतियां निकालनी है आपको नोटिस में, जितनी गलतियां निकाल सकेंगे उतना फायदा होगा. पहले तो वही इसमें है कि विदाउट सेक्शन की नोटिस है, ठीक है, और सिग्नेचर वो नाम नहीं है इसमें. नाम है, सिग्नेचर नहीं है. अच्छा, सिग्नेचर, डिन नंबर नहीं है इसमें, मेन बात. डिन है, ये रहा. अच्छा, पड़ा हुआ है. क्यों मांग रहा है ये सोचिए, ये भी आपको सोचना है ना, क्यों मांग रहा है. क्यों मांग रहा है? एक्सपोर्ट किया गया, गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है. किसने एक्सपोर्ट किया है?
अब जो सप्लायर है पार्टी उसमें नोटिस आ गया है एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, ये केस है मर्चेंट एक्सपोर्टर का। इसकी फोटोकॉपी करा के आप रख लीजिएगा। और ठीक है, ये केस किसका है? मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या करना होता है कि वो एक सप्लायर जब मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है तो 0.1% पे सप्लाई करना होता है। आपका ऊपर जीएसटी नंबर है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, आप इधर बातें कर रहे हैं तो। आप बोर्ड बनवाओगे। तो एज ए सप्लायर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता हूं तो 0.1% लगाऊंगा। फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर को 90 दिन के अंदर वही गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, वो सारे नोटिफिकेशंस हैं वो कंप्लाई होने चाहिए। करेक्ट है? अब हमने क्या देखिए लिखा, पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं, इसमें गलतियां। द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर एंड द रिलेवेंट प्रोविजंस under which this inquiry is being initiated is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. In addition to above issue, this inquiry also contains many spelling mistakes, which we have introduced as it is to simply highlight that the learned officer, while issuing the notice, can at least check this minor not GST provisions. हाँ, अब आपका खाता खुल जाएगा। मेरे को खाता खुलवा के तुरंत या तो बैंक स्टेटमेंट दीजिएगा, जिसका म्यूट कर लीजिए भैया, जिसको बात करना है। रिप्लाई में देखिए हमने क्या किया। अब इसका रिप्लाई हमने बिल्कुल अलग ढंग से बनाया और ये सोच के बनाया कि हम ऑफिसर को एडुकेट नहीं करेंगे। और देखिए क्या रिप्लाई बनाया, आवर सबमिशन। आप देखिएगा, आपको समझ में आया तो आप बताइएगा हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। GST law contains many provisions which has given functional jurisdiction to the proper officer, to a proper officer। देखिए द भी नहीं लिख रहे, ए प्रॉपर ऑफिसर। हर एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सोच समझ के रिप्लाई बनाया हुआ है। All such functional jurisdiction can be exercised by a proper officer within the realm of GST law. All such functional jurisdiction are attached with conditions, restrictions, and prescribed forms for issuance of notice or communication. Unless all such conditions are satisfied, any issuance of notice / communication is bad, arbitrary, and consequently shall not have any legal effect, even if it contains din. To be a valid notice, that format and content need to be strictly adhered to, otherwise that notice becomes an invalid notice or it simply becomes an informal communication without backing of law. Any demand of records / documents should be as per law and not as per the wishes of the officer. In view of the above, it is most respectfully prayed that your good self may be pleased to drop this arbitrary inquiry communication immediately. In any case, please grant us an opportunity of being heard. बताइए, ऑफिसर को समझ में आ जाएगा कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग? हमने उसको बता दिया प्रॉपर फॉर्म में नोटिस इशू कर सकते हैं आप। प्रॉपर फॉर्म है नहीं, आपके पास ये मांगने का हक, पावर कहां से आया, वो फंक्शन कहां से आया, वो हमें नहीं पता लग रहा। दिन होने से वैलिड नोटिस नहीं हो जाता। सेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, विद इन द रिलीम ऑफ जीएसटी लॉ। कहिए, तो ऑफिस से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे भेजा था इसका जवाब बनाने के लिए, तो हमने यही जवाब बनाया। वो फोन पे उस सीए से बात कर रहा था, तो सीए ने बता दिया, भैया सर सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं आपसे। तो बोला अच्छा सर सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं तो सेक्शन नंबर बता देते हैं। अब उन्होंने जवाब क्या दिया देखिए, द टैक्सपेयर गॉट ए कॉल दैट एटलीस्ट सबमिट द अच्छा, अब जब हमने ये नोटिस का जवाब लिखा तो वो ऑफिसर अब क्या कहने लगा कि अच्छा सर 1 से लेकर 5 छोड़ दो, सिर्फ यही दे दो आप। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये ऑफिसर को अच्छी तरह से पता था कि उसको ये डीजीआरएम का रिपोर्ट में सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हरासमेंट के लिए ये सारा चीज मांगने लगा उसको? ये सिंपली हरासमेंट था। आप बताइए, जीएसटी 1 और 3B का कंपाइलेशन क्या जीएसटी पोर्टल पे नहीं है? जीएसटी 2A का एक्सेल क्या वो जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड नहीं कर सकता?
और अगर उसको यही आइडेंटिफाई करना तो ये सब मांगने की क्या जरूरत थी? क्या वो आईटीसी आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, वेरीफाई करना चाह रहा है? और क्यों करना चाह रहा है विदाउट मेंशनिंग द सेक्शंस? तो हमने जब ये रिप्लाई दिया तो वो फोन पे बोल रहा कि अच्छा सिर्फ यही दे दो, फिर भी नहीं दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला जब तक सेक्शन मेंशन नहीं करूंगा देंगे नहीं। तो उसने अल्टीमेटली सेक्शन मेंशन किया और सेक्शन मेंशन किया 151 और सिग्नेचर, अगेन सिग्नेचर मिसिंग, नाम सुप्रीटेंडेंट। बहुत फोन किए इस ऑफिसर ने, आपको विश्वास नहीं होगा, डेली एक फोन करता था। तो जब तक सेक्शन नहीं तब तक कुछ नहीं। 151 कोट कर रहा, मैं 151 आपको पढ़ देता हूं। 151 को इसने लिखा ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया, सिंपली लिख दिया 151। आप बताइएगा 151 पढ़ने के बाद आप लोग क्या लेके जाएंगे? पढ़िए। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। The commissioner or an officer authorized by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time, in such form, and in such manner as may be specified therein. बोलिए। इंटरप्रेट करना है आप इसको ले रहा चाहिए क्या रहा? वही सेब पपीता और क्या था नारियल। प्लीज बताइए। हम लोग इतने सारे लोग हैं और सभी लोग बहुत अच्छा जीएसटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा राजेश जी ने तो मुझे यही बताया था। सर 151 में जो पावर दी है कमिश्नर या ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर को है, लेकिन नोटिस में सुपरिटेंडेंट नहीं, ये लिखा कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, यानी कि कमिश्नर अगर सुपरिटेंडेंट को ऑथराइज कर देता है तो सुपरिटेंडेंट भी ये 151 में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो या तो आप ये कर लीजिए, उस नोटिस में लिखिए भैया आपको 151 में कमिश्नर ने कब ऑथराइज कर दिया, जरा उसका नोटिफिकेशन दिखला दो। ये आप मांग सकते हैं, आपका हक बनता है। नहीं सर, इसमें आगे ये भी लिखा है रिलेटेड टू एनी मैटर विद कनेक्शन विद दिस एक्ट, माने किसी एक्ट के तहत ही वो इंफॉर्मेशन मुझसे मांगेंगे। जो एक फार्म में होगा, प्रिस्क्राइब्ड फार्म है, उस फार्म में इनको सूचना देनी हो। नहीं समझा कपिल जी, एक बार दोबारा बोलिएगा, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कमिश्नर जो है कि वो ऑथराइज करेंगे अपने अधिकारी को कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी किसी एक्ट के तहत ही करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि कमिश्नर ये 67 की जो SIB होती है उसमें वो अपने अधिकारी को ऑथराइज करते हैं -01 में, फिर वो उसमें देन प्रोसीडिंग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इंक्वायरी लेते हैं और फिर प्रोसीडिंग करते हैं। तो उसका एक प्रॉपर जो है चैनल है। तो उसी तरह से ये कमिश्नर जिसमें ऑथराइज करेंगे तो किसी सेक्शन के तहत ही उसको ऑथराइज करेंगे कि ये इस सेक्शन के तहत आपको जो है कि ये चीजें का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस प्रारूप में करनी है। ठीक है, और कोई? कपिल जी अभी जो सर बताएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। और कोई क्या कहना चाहेगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए आप। सर इसमें लिखा है एक बात, बाय एन ऑर्डर, क्या उसका भी कोई संबंध है इससे? हाँ है, क्यों नहीं है। एक एक लाइन देखिए, एवरी जो पार्लियामेंट ने कल कानून बनाया है तो उसके प्रोसेस को भी बताया है, उसके प्रोसीजर को बताया, दैट हैज टू बी फॉलोड। अब मुझे एक बात बताइए, ऑर्डर पास करेगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए? यस, और वो ऑर्डर किसी खास फॉर्म में होगा, कोई मैनर होगा, टाइम लिखा होगा। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये जो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन का पहले कानून क्या था वो पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2022, और ये 151 था पहले, पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स।
द कमिश्नर मे इफ इट कंसिडर दैट दिस। तो पहले ये था पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अब इसको चेंज करके इन्होंने कर दिया पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो पहले वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग लिया कि टैक्स पेयर ने आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की बिल दी है, ताकि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी निकाल लें, जैसे ब्रिक्स के केस में। स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन मांग ले कि आपने लैंड सेल परचेज किया है तो किस वैल्यू पे परचेज सेल किया, ताकि अगर आपने डेवलप करके किया है तो डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर या डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जीएसटी मांग ले। तो ये जो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगने का राइट नहीं दिया गया है, वो किसी थर्ड पार्टी से आपका इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपका इंफॉर्मेशन आपसे मांग के आप ही के अगेंस्ट यूज कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है? बस सर जरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आओ, उसमें हम देखेंगे आपने कहां कहां चोरी की, अब फिर हम लोग टैक्स निकालेंगे, 73 इशू करेंगे। इज इट पॉसिबल? क्या आप अपने अगेंस्ट ही एविडेंस डिपार्टमेंट को देंगे जब तक प्रॉपर सेक्शन ना हो? और इनकम टैक्स में है इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। जीएसटी में इन द ओपिनियन टू द सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है, सेटिस्फैक्शन वर्ड ढूंढते हैं पूरे जीएसटी एक्ट में हम लोग। इनकम टैक्स एक है, किस सेक्शन में है ये? 79 रिकवरी ऑफ टैक्स में जाके, where a person on whom notice is served on this proves to the satisfaction of the officer, एक जगह मिला। 70 बस पूरे एक्ट। और एक है ये भी लायबिलिटी इन केस ऑफ। तो इनकम टैक्स का असेसमेंट और जीएसटी का एडजुडिकेशन बिल्कुल अलग है। इनकम टैक्स में वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग के आपसे टैक्स निकालता है, जीएसटी में पहले टैक्स निकालता है फिर शो कॉज नोटिस इशू करता है। तो पहले टैक्स कब निकालेगा? जब उसके पास ऑलरेडी एविडेंस हो। ओपिनियन वर्ड देखते हैं कहां का। 152 में है बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी असेसमेंट का नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, ये भी असेसमेंट का नहीं है। 158 दो ही जगह है। तो वर्ड ओपिनियन और वर्ड सेटिस्फैक्शन इनकम टैक्स में आपको भरा मिलेगा, जीएसटी में सिर्फ दो जगह मिला। ओपिनियन दो जगह और सेटिस्फैक्शन दो जगह, वो भी असेसमेंट से रिलेटेड, एडजुडिकेशन से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग थे कहां? 151 में थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि यू इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस यू आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको रोकता है, आपके पास राइट है दैट कोई भी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मांग नहीं सकता और ना आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये बेसिकली किसके लिए है? बाकी डिपार्टमेंट्स से आपको मांगना। देखिए 150 ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स में कौन सा एक रिटर्न बैंक वाले भरते हैं। अब देखिए किससे किससे मांग रहा है? एनी पर्सन बीइंग ए टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन से मांग रहा है। कौन सा टैक्सेबल पर्सन? आप खुद या आपने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया उससे मांग सकता है। हेलो फिर से मैं बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन से मांगने का। ये टैक्सेबल पर्सन, मान लीजिए यू आर ए सप्लायर, जिसको आपने सप्लाई किया रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट से सप्लायर की डिटेल मांग सकता है, सप्लायर से रिसिपिएंट की डिटेल मांग सकता है फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। लोकल अथॉरिटी, पब्लिक, अदर पब्लिक बॉडी और एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, रजिस्ट्रार आपने किसी से टेंडर लिया है, किसी के लिए काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरीज, सबसे कंपनीज एक्ट में आरओसी से डिपार्टमेंट से मांग सकता है, लेकिन आपसे आप ही का इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता और आप ही का अगेंस्ट यूज करे, ये भी पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोहिबिट करता है। तो 151 था, तो हमने इसको एनालिसिस किया और फिर इसका जवाब दिया।
मैं जवाब दिखला देता हूं। Our submission, we are complete GST compliance taxpayer both in letter and in spirit। ये वर्ड इसलिए लिखना शुरू कर दिया क्योंकि ऑफिसर फोन कर करके डराने लगा था पार्टी को। We have been regularly filing our required return and paying taxes in time and also replying to all notices as per law within time। We have even not ignored unlawful communication। तो उसको जिसमें सेक्शन नहीं था अब उसको हम नोटिस भी नहीं कह रहे, कम्युनिकेशन कह रहे हैं, by your good office, and we have replied to that communication also। Now with this regard to this communication where we are asked to produce documents of the records immediately as per section 151 is read as under by an order। इसको by an order में किसके साथ पढ़ूं, ऑफिसर ऑथराइज के साथ या फिर जब वो इंफॉर्मेशन मांगेगा उसके साथ। तो हमने कैसे पढ़ा है देखिए, कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद इन कनेक्शन विद दिस एक्ट बट बाय एन ऑर्डर। तो कमिश्नर भी इंफॉर्मेशन मांगेगा ऑर्डर पास करने के बाद। कमिश्नर में ऑथराइज एनी ऑफिसर, और ऑफिसर को कैसे ऑथराइज करेगा, एक सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 है डेलीगेशन वाला, वहां ऑथराइज करता है। And only such officer can direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act but by an order as per 39th GST Council meeting minutes and its agenda item। फिर हमने GST Council meeting के minutes पढ़ने शुरू किए कि ये 151 को चेंज क्यों किया गया। The objective of amendment of section 151 is clearly spelled out। The amendment has been carried out for more efficient collection of statistics। The relevant extract for the efficacy of the collection of statistics, it may be ensured that the information may be sought as per the requirements on a case-to-case basis। The objective of section 151 is to direct any officer or third person to furnish any information for collection of statistics। This position becomes crystal clear when read with section 150 and section 152। In the instant case, we are neither officer nor third person who can furnish such information। The said communication also says this inquiry is being conducted under DG ARM। The objective of DG ARM is to provide intelligence inputs and do big data analytics for officers। The collection of data intelligence can be made from officers of the third party and not directly from the taxpayer। Moreover, all documents which are asked from us is easily available in the portal। All of the following details can easily be extracted by the concerned officer from the portal। The details are as under। Prayer, drop this arbitrary inquiry communication immediately। इसके बाद क्या हुआ, इस ऑफिसर को 151 कोट नहीं करना चाहिए था, इस ऑफिसर को ये नोटिफिकेशन कोट करना चाहिए था। उस नोटिफिकेशन में ये फिर उस ऑफिसर ने फोन करके बोला कि सर ये नोटिफिकेशन में मांग रहे हैं, तब वो डॉक्यूमेंट सारे दे दिए गए। अल्टीमेटली द टैक्सपेयर डिड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ, सिर्फ कौन सा दिया, सिर्फ ये, बाकी कुछ भी नहीं दिया। और ये बट नॉट एज पर सेक्शन 151 बट एज पर नोटिफिकेशन 40/2017 23 अक्टूबर 2017। चलिए कुछ एक दो बातें करते हैं, फिर मैं एक नोटिस और लूंगा। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। केसर वाणी जी, हमारा नहीं आ रहा, बताइए। हमारा नहीं आ रहा सर। एडवोकेट KU लिखा हुआ है, मनोज कुमार जी हैं, गैलेक्सी जी हैं, भैया आप लोग कुछ तो कहिए। विनोद पत्नी जी हैं जयपुर से। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने जो बोला है आपको समझ में नहीं आया है, आप लोग बोलिए। नहीं अग्रवाल जी, ऐसी फीलिंग वाली बात नहीं है। ये 2 साल से हम हमारे फोरम वेबिनार कर रही है और अभी तक हमने जो है वेबिनार का समझ में आया है, हमें न्यू एस्पेक्ट समझ आया है सर, इसलिए सारे चुप हो गए। दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरह से क्वेश्चन आवर शुरू किए और जिस तरह से आपने एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही मतलब जो जिसको हम इम्पोर्टेंस समझते थे, लेकिन बहुत ही माइनर इम्पोर्टेंट है, वो माइनर के पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पे आपने किया तो सबकी खोपड़ी घूम गई है। तो किस तरह से काम करना है, किस तरह प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है, ये हमें डायरेक्शन करना, ये हम सोचने लगे हैं।
अच्छा, बेसिकली आई एम नॉट ए टैक्स प्रैक्टिशनर। मैं टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मैं सबके साथ बैठ के मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी जो वेबिनार है दैट इज नॉट अ लेक्चर, ये एक तरह का एक टीचर का एक प्रैक्टिकल पेपर है। ये प्रैक्टिकल जो पेपर लिया जाता है ना और एग्जामिनेशन होता है, वो है ये। यस, नेक्स्ट टाइम हम सब माइंड प्रिपेयर करके बैठेंगे कि हमें आपके प्रश्नों का जवाब देना है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सवाल भी आप करें, सवाल आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है वो जो ऑडियंस आप प्रश्न करती थी और स्पीकर जवाब देते, लेकिन आपने स्पीकर जो प्रश्न कर रहे हैं और ऑडियंस जवाब दे रही है, उल्टा मामला चल गया है ये। यस, तो मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जो भी कोई प्रश्न हो, तो किस तरह से मतलब क्या है वो चीज आप बिल्कुल नया आपने कंसेप्ट देखा है यहाँ पर, आप फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए वो प्रश्न कौन से होंगे जो आपके पास नोटिस ऑलरेडी आ चुके हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको, अंकुर अभी मेरे फोन आया, अंकुर अलीगढ़ के हैं, इस तरह के नोटिस बहुत आ रहे हैं। तो आप निकालिए वो नोटिस, अभी निकालिए, देखिए उसमें देखिए किसने साइन किया है, किस सेक्शन मेंशन है या नहीं है। संजीव वर्मा जी फरुखाबाद से हैं, इनको भी बहुत से मुझसे पूछते रहते हैं। संजीव वर्मा जी, हाँ संजीव वर्मा जी मेरी बात सुन रहे हैं? संजीव वर्मा जी फरुखाबाद से मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। आप मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं कर जानकारी के, तो मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी शंकाएं यहाँ समाधान करें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके पास नोटिस आए, आप ऑफिस में बैठे हुए निकालिए नोटिस और देखिए, गलती ढूंढिए। चलिए मैं आपको एक नोटिस और दिखलाता हूँ, एक आखिरी नोटिस दिखलाऊंगा आपको। ये वाला नोटिस, मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूं। ट्रक ऑन द वे ट्रांजिट था, रास्ते में इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, इनवॉइस भी था, ई-वे बिल भी था, क्वांटिटी चेक किया, HSN चेक किया और रेट भी चेक किया। तो इंस्पेक्टर क्वांटिटी चेक कर सकता है, गाड़ी नंबर चेक कर सकता है, लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर के पास असेसमेंट करने का पावर नहीं है, ठीक बात। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने देखिए क्या देखा, उस इंस्पेक्टर ने देखा जो HSN नंबर है, उस HSN नंबर के अगेंस्ट रेट लिखा हुआ था 5%। ये HSN लिखा हुआ था और उसके अगेंस्ट उस इनवॉइस में रेट 5% लिखा हुआ था। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सही था, लेकिन HSN गलत लिखा हुआ था। आप समझ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो रेट 5% होना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स था, 1000 रुपए से कम का गुड्स था, तो रेट कितना 5%। लेकिन HSN वो 5% की जगह 12% लिख दिया था। अब समझ में आ गया। अब देखिए, इट इज, अब ऑफिसर से नोटिस आ गया, अगेन नाम नहीं है। इट इज इंटीमेट दैट आवर ऑफिसर has intercepted vehicle number this carrying cloth to different places in this or invoice number वगैरह and found that you have imposed tax at the rate of 5% HSN this wherein tax rate should be 12%। तो वो क्या देख रहा है, HSN देख रहा है, जो गलत लिखा हुआ उस पर कितना रेट लगाया हुआ था 5%, लगना कितना चाहिए था 12%। This is revenue loss, tax evasion for GST department। You are therefore requested to clarify the reason why 5% tax rate in place of 12% was implemented and submit the last 3-month GST tax invoices bill within 7 days from the date of receipt of this letter. Otherwise, recovery proceedings will be initiated against you as per GST manual law। बताइए क्या जवाब देंगे। देखिए मैक्सिमम लोग तो ये करेंगे कि चलिए लेके चलते हैं, लेके नहीं जाना है, इसको एक ही रिप्लाई में काम खत्म करना है। ऑब्जर्वेशन पढ़ता हूं।
The name of the officer and the relevant provision under which this inquiry is being initiated is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. In this issue, fact was that description of goods was correctly mentioned, which carried rate at the rate of 5%, but HSN was wrongly mentioned, which carried rate at the rate of 12%. बताइए क्या जवाब दें? जवाब ऐसा होना चाहिए, मैं आपको जवाब बता, देखिए मेरे साथ जब ये मेरे पास ये नोटिस आया तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, आई नेवर एडमिट द मिस्टेक इन द नोटिस, नेवर। जैसे मैं मिस्टेक एडमिट कर लूंगा वो 122, 125 पता नहीं कौन कौन सी पेनल्टी ढूंढ ढूंढ के लगाने शुरू कर देगा टैक्स पेयर के ऊपर। So I will never admit the mistake. Rather, I will use the language, I am examining this issue, therefore give us more time. ये better है कि हमें इस इशू को हम लोग और समझ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं जीएसटी एक्सपर्ट से, फिर आपको जवाब देंगे अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं दिया गया। लेकिन नेवर एडमिट योर मिस्टेक्स इन द नोटिसेस। अब हमने जो जवाब दिया, एक तो सेक्शन नंबर तो मेंशन नहीं था, ऑब्वियसली उसकी गलती तो निकालेंगे ही निकालेंगे, प्लस हमने लिखा एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स द रेट इज करेक्ट। हमने एचएसएन के बारे में कुछ नहीं लिखा। देखिए आई एम दिस और हमने एक चीज और लिखी, that the said communication issued by you do not specify nature or deficiency which you prevented to notice during verification of document। हमने ये लिख दिया कि आपका जो इंस्पेक्टर जो रास्ते में पकड़ा था वो उसने आपको क्या बताया हमको नहीं पता। That I submit that as per description of goods and rate of textile as mentioned in tax invoice, tax rate was correctly levied and there is no evasion of tax or loss of revenue। That the present reply is a preliminary submission setting for the basic facts of the case। Kindly let me know under which section of CGST Act inquiry has been initiated so that detailed reply can be framed। Till date, the taxpayer did not receive any further communication from this office। खत्म। नोटिसेस और भी हैं मेरे पास लेकिन वक्त नहीं है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप नोटिस निकालें, आप पूछिए। जो पूछना चाहते हैं पूछिए, कहना कुछ चाहते हैं कहिए। एक नोटिस आया हुआ था हाँ, जिसमें बताइए। हमारे वहां से 3B और R1 लड़के भरे हुए थे, बिक्री एक्चुअल बिक्री कुछ नहीं था, नील का था। फॉर्म बताइए पहले। रजिस्टर 3B नोटिस आया था, 61 की नोटिस थी। SMT 10। हाँ SMT 10 है, 61 को SMT। ठीक है, वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है SMT 10 में? सर डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, कंपैरिजन ऑफ 3B R1 में वो डिमांड निकाल के कंफर्मेशन मांग रहे हैं। ओके, 1 वर्सेस 3B का और R1। ठीक है। उसमें हमारा R1 नील का गया फाइल हुआ था और 3B में क्या हुआ कि गलत इनपुट भी चला गया और गलत सेल भी चला गया। 3B में आउटवर्ड सप्लाई अच्छा, दोनों में चला गया और ये ITC यहाँ सेटअप भी हो गई। और फिर नेक्स्ट मार्च के दिसंबर में ये काम हुआ और मार्च के बाद फिर अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में भी चला गया। तो इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन बाद में हो नहीं पाया और इसी के आधार पर अधिकारी का नोटिस आया। तो हमने कहा कि ये बिक्री हमारा यहाँ पर शून्य है, एक्चुअल मेरी कोई बिक्री नहीं है और 3B में गलती से ये फाइल हुआ है। कितना टैक्स दे दिया 3B में आपने? करीब 35,000 रुपये का था। 35,000 जिसमें 8,000 का वैलिड ITC था, बाकी का टर्नओवर कितना था? टर्नओवर बहुत छोटा है, करीब 2-2.5 लाख रुपए का साल। ओके, किस फाइनेंशियल ईयर का केस है ये? 17-18 का। 17। अब वो मतलब आपने 1 नील भरा और 3B में ज्यादा टैक्स दे दिया। हाँ 1 हमारा नील का फाइल हुआ, 3B में ITC भी क्लेम हुआ और सेटअप भी हो गया, सेल भी चला गया। तो फिर ऑफिसर अब क्या चाहता है? ऑफिसर ये कह रहा है कि जो हमने गलत ITC क्लेम किया जो हमारे 2A में नहीं है, तो वो अच्छा, 2A में नहीं है। जी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करा, वो मांग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी गलत ITC थी, लेकिन मेरी गलत आउटवर्ड भी 3B में चली गई और मेरा सेटअप होगा जिसके कारण लेजर में बचा नहीं, जिसको हम वापस कर सके। और जिसका एक पॉइंट और लिखिए कपिल जी, एक पॉइंट और लिखिए, सिंस माय टर्नओवर इज
below 2 crore I was not, it was optional for me to file the annual return. जी जी ठीक। तो एनुअल रिटर्न में हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, नहीं तो हम कर देते। बाकी आप नोटिस मुझे मेरे मेल में भेजेंगे तो और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सर वो आईटीसी अगर सेट ऑफ हो गया, एनुअल भी अगर हम फाइल कर लिए, तो जो आईटीसी सेट ऑफ हो गई तो हम उसको कहाँ से वापस कर पाएंगे? डीआरसी 03 कहाँ? देखिए क्या, अब मैं लॉ बता देता हूँ। आईटीसी तो आपको सेट ऑफ हो गया। जो मुझे प्रीमा फेसी नजर आ रहा है कि वो जो कैश में आपने जो पेमेंट किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं, जो 35,000 का है। अच्छा। क्योंकि वो आप ही के पॉकेट से निकला है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे मैटर को ऑडिट वालों ने मान लिया था। मान लिया था? कौन कह रहा है? हम सरफराज अंसारी सर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। वहां पर बनारस में था, तो उनको हमने यही बताया था कि सर हमने एक्स्ट्रा क्लेम किया था। अच्छा। उसे सेल के कॉलम वाले में हमने दिखा के इसको खत्म कर दिया, तो वो इस चीज को जवाब दिया था। आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स के कॉलम में केवल अगर चला गया तब तो जस्टिफाई सर हो जा रहा है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई में भी चला गया, फिर उसके रिगार्डिंग टैक्स में भी हमारा चला गया, तो फिर अधिकारी वैसा ही हुआ था। टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट दोनों। अच्छा दोनों हो गया। आप है ना उसमें लिखिए आप कि भैया शुरू में टेबल नहीं था, रिवर्स्ड। आप यूं लिखिए, दिस आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय एडिंग इट टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और शुरू में सर टेबल नहीं था रिवर्स करने का कोई, ये भी एक है मेन। ओके ठीक है। और कोई सवाल? सर सेल का कंफर्मेशन तो जीएसटीआर 1 ही है। अगर हमारा जीएसटीआर 1 अगर नील का है तो ये क्या प्रमाणित नहीं करता कि मेरी बिक्री शून्य है? यस, आप ऑफिसर को सेटिस्फाई कीजिए। नहीं, ये तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और लिखिए पहले। नहीं, लिख के मैंने दिया था बहरहाल। हाँ, अब ऑफिसर क्या कह रहा है? अभी पेंडिंग में है, वो माने लेते हैं। ठीक है, आप आदेश कर दीजिए। क्योंकि ऑफिसर का जवाब रीजन के साथ आना चाहिए। रीजन के साथ नहीं आ रहा है तो भी क्वेश करवा सकते हैं आप। और बताइए सर। ASMT 10 में मोस्टली नोटिस इसी रिगार्डिंग आ रहे हैं कि आपका 3B में जो क्लेम आईटीसी आपने किया है और 2A में आपका टोटल मैच नहीं कर रहा, तो इसमें जो आईटीसी मिसमैच का जो डिफरेंस है उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? किस फाइनेंशियल ईयर का है? जी सर। किस फाइनेंशियल ईयर का है? 20-21 का सर। मैचिंग नहीं हो रहा है जी। इसमें कुछ पार्टीज ने उनको 2A में शो नहीं किया था और पेमेंट सारा बैंक के थ्रू है, तो हमने सर क्या कह रहा है? नोटिस आया है आपके पास? जी नोटिस आया है। कौन से फॉर्म में आया? ASMT 10 है सर, अंडर सेक्शन 61। 36/4 के बाद, मतलब 1 अक्टूबर 2019 के बाद आप उसमें सिंपली लिखिए फिलहाल कि यू हैव सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 A, B, C, D, therefore you are eligible to avail the credit। और जिस सप्लायर ने का इनवॉइस 2A में नजर नहीं आ रहा है, उस सप्लायर की डिटेल निकाल लीजिए, जीएसटीएन में सर्च कीजिए और देखिए उसने 1 वर्सेस 3B, 1 और 3B दोनों फाइल किया या नहीं किया। अगर वो फाइल्ड है, इट मींस कि सप्लायर ने आपका टैक्स जमा कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अटैच कर दीजिए और देखिए ऑफिसर क्या जवाब देता है। एक केस में सर, एक नोटिस में ऐसा भी है कि सप्लायर ने अपनी 3B तो टाइमली फाइल कर दी थी, बट उसने अपनी GSTR 1 सितंबर के बाद फाइल करी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसमें भी रिगार्डिंग नोटिस में डिटेल्स आ रही है। अगर वैसा भी आता है जी, लेकिन क्या वो GSTR 1 भले लेट फाइल किया लेकिन 2A में उसका इनवॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी आ रहा है सर। बस बहुत बढ़िया, काम खत्म। आप ये लिखिए। आप कोई भी जवाब लिखने में मतलब संकोच मत कीजिएगा, लिखिए जरूर। क्यों? क्योंकि ऑफिसर जो लिखेगा उसके बेसिस पे डिसीजन होगा, ऑफिसर जो रीजनिंग देगा उसके बेसिस पे होगा। ऑफिसर ने अगर गलती की है तो उसको टेक्निकल डिफॉल्ट से उसको क्वैश करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 चीजें से हम लोग केस जीतते हैं। आप देखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं। मेरिट तो है ही, लेकिन मेरिट के अलावा लॉ, मेरिट आपके साथ नहीं है तो लॉ को ढूंढिए, लॉ आपके साथ नहीं है तो टेक्निकल ग्राउंड ढूंढिए। ठीक है, और ऑफिसर कहीं ना कहीं गलती करेगा, गलती पकड़िए उसको। ओके, थैंक यू। और बताइए सर। मैं अंकुर अलीगढ़ से हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरा भी एक फाइल आई मेरे पास में
आयरन गुड्स का उसका काम है परचेज और सेल, ठीक। वो अदर मतलब परचेज कर रहा है मुजफ्फरनगर से, ठीक है। उस जगह मुजफ्फरनगर में उस फर्म की SIB हुई। क्या हुई? ठीक है, SIB। अच्छा, SIB मतलब रेड? हाँ, रेट पड़ी। पहले उसकी कोई गाड़ी चेक हुई थी मोबाइल यूनिट के थ्रू, तो उस जगह उनकी SIB हुई। SIB पे टीम जाती है और टीम को जो है ये बता दिया जाता है अड़ोस पड़ोस से कि यहाँ पर इस नाम की कोई फर्म नहीं है, कोई फर्म है ही नहीं। हाँ, उस जगह SIB टीम उसको बोगस फर्म मानते हुए जिस लोगों को उसने सेल किया है उसके ऊपर डिमांड खड़ी कर रही है। अब इसी चीज को लेकर के मेरी उनसे बात हुई, जैसे डिपार्टमेंट में गया तो मेरे पास अभी रिसेंटली आई है फाइल, केस है इसका 17-18 का, जो 18-19 का मेरे पास अभी आए थे, तो उनकी ITC ब्लॉक की हुई है। मैंने उनसे ये पूछा है क्यों ब्लॉक है, तो बोले कि भाई आपने जहां से परचेज करी है, ठीक, मुझे उस व्यापारी की परचेज चाहिए, जैसे मैंने खरीद किया है आगरा से। अंकुर जी एक मिनट, कोई नोटिस आया आपके पास? अभी नोटिस वगैरह आया नहीं है, मैं डिटेल निकाल रहा हूँ उसकी। मैं समझ गया, फिलहाल मैं आने अपने दीजिए। ऑफिस में भी नहीं बैठा हुआ हूँ। अंकुर जी देखिए, ऑफिसर आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। जिस भी परचेजर का वो कह रहे हैं बोगस है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या कैंसिल हो गया है? कैंसिल जब हुआ है जब उसका R1 और 3B दोनों चीज फाइल है। एक मिनट, जो कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? कैंसिल अब हुआ है उसका जाकर 2022 में। अरे अंकुर जी जो पूछ रहे हैं वो तो जवाब नहीं दे रहे, आप एक्स्ट्रा जवाब दे रहे हैं। अब मैं दूसरा सवाल है, कब कैंसिल हुआ है? डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है? मार्च 2022। मार्च 2022। अब देखिए, अगर कोई फर्म फ्रॉड होती है, जो फेक इनवॉइस में इन्वॉल्व होती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए वॉइड शुरुआत से 1 जुलाई 2017 से। इसका मतलब डिपार्टमेंट जो एलिगेशन लगा रहा है कि आप वो बोगस फर्म है इसलिए हम लोग आपको ITC नहीं देंगे, वो इनवैलिड है। जब आपने ट्रांजैक्शन किया उस वक्त वो फर्म वैलिड रजिस्ट्रेशन था, देयरफॉर यू आर अलाउड द ITC। ये हम लोग एक अपील में केस भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है। लेट द नोटिस कम, नोटिस में क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर अपील से छूटा हमारा। हेलो, हाँ पूछिए संदीप जी, पूछिए। इससे छूट गया है सर, जो बता रहे हैं बांके बिहारी इस्पात का मामला था मुजफ्फरनगर का। और कोई पूछिए, जगभूषण गुप्ता जी पूछिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी अग्रवाल जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना। सर मैं जगभूषण गुप्ता एडवोकेट गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक अभी 18-19 का ASMT 10 आया है। हाँ। उसके अंदर सर क्या है, हमारी कुछ पार्टियों ने, पहले तो ये बताइए सर, GST वाले क्या करते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो बैक डेट से कैंसिलेशन कर रहे हैं जी, RC के GST रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी ने, इन्होंने एक पार्टी, दो पार्टियों का 18/6/2018 को कैंसिल कर दिया, दो पार्टी, जबकि उन्होंने रिटर्न भरी है जी अपनी सारी। ग्राउंड क्या है कैंसिलेशन का? GST 1 भी भर दी, और है जी ग्राउंड क्या है कैंसिलेशन का? ग्राउंड पे कैंसिलेशन नहीं दिया जी। अब मैं जब उनके पास गया मिलने, मैं कहा जी आपने क्या ग्राउंड दिया हमें बताओ, तो कहा जी 18/6/2018 को ये बंद हो गए। मैं कहा जी 18/6 आप 3 साल। हाँ जी, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अग्रवाल जी आपकी स्क्रीन और फोटो तो आवाज चली गई है। बोकारो में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई है, अभी दोबारा रिकलेक्ट होंगे जी। मैं सर बाकी एडवोकेट से ये पता करना चाहूंगा, क्या GST डिपार्टमेंट पीछे बैक डेट से कैंसिल अगर कर दे तो उसका क्या प्रोविजन है उसके अंदर, जबकि हमारी जगभूषण जी, जहां तक अभी अग्रवाल जी आ रहे हैं जवाब देंगे, लेकिन जो जहां तक मुझे नॉलेज, जब मैंने एक वीडियो भी डाला था कि ये उड़ीसा में ऐसा केस हुआ था, दिसंबर 19 में सर्वे हुआ था 27 तारीख को जी, और उसमें फर्म उनको मिली नहीं। उन्होंने उसका 17 जुलाई 17 से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अच्छा।
और सारी जो आईटीसी गेन करी थी जिन्होंने पार्टिसिपेंट ने, उनको सब डिनाई कर दिया था। और उसके लिए फिर ये थोड़ी सा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस दिन से आपको एक नॉलेज में आया कि फर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए था, ना कि पहले से। जी तो प्रॉपर जवाब आपके अग्रवाल साहब देंगे, कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा वो। और इसमें मैंने वीडियो डाला था और आपको मैं इसका आप लिंक देखिएगा, आपको मैं लिंक पे भेजूंगा जी, क्योंकि पता नहीं अग्रवाल साहब का लिंक टूट गया है, क्या है समझ नहीं आ रही है। वैसे सर ये गलत हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट पूरी तरह जो है ना, क्या कर रहे हैं, इसका क्या हल है? अभी जो डिस्कशन चल रहा था, गुप्ता जी आप थोड़ा लेट आए हैं, जो मैं सर कहीं गया हुआ था एक्चुअली। सेंटर में जो नोटिस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हरेसमेंट वाले आ रहे हैं, हरासमेंट, बहुत ज्यादा हरासमेंट आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा इस मामले स्टेट इस मामले शरीफाई बरत रहा है। सेंटर तो पूरी तरह से हरेसमेंट एंड पनिशमेंट पे काम कर रहा है। अच्छा, एक SMT 10 और आ रहा है जी इसके अंदर ही। मेरे जो इसी केस के अंदर क्या हुआ जी कि बहुत सी पार्टियों का हमने इनपुट लिया नहीं, और ये यूं कहते हैं इनपुट लिया है, जबकि वो नॉन आईटीसी था, वो 17(5) के अंदर था वो। जबकि हम भी मानते हैं, हमने उसको लिस्ट भी दे दी बनाकर कि सर हमने इन पार्टियों का आईटीसी लिया ही नहीं है। होटल्स का हो गया या प्लेन का हो गया, वो कहते नहीं जी लिया। अरे भैया लिया है तो हमारे को प्रूफ दो कि हमने लिया है। हमने तो अपनी लिस्ट बना आपको क्या प्रूफ चाहिए आप ही बताओ ना। तो हम जो बैंक से जो हमारी वो ट्रांजेक्शन गई है, हमने उसको दिखाया कि जी हमारी बैंक से ट्रांजेक्शन हमने दिया तो है, लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं किया, जबकि हमने 2A भी उनको डाउनलोड करके दे दिया। 2A GSTR 1 2E सारा डाउनलोड करके दे दिया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब इसका मतलब ये है जी कि नहीं, आपने डाउनलोड कर दे दिया, जरूरत क्या थी? जब पोर्टल पे सब दिखाई पड़ रहा था, डाउनलोड आप खुद देख लीजिए उसको। बिल्कुल सर, ही एक्सपेक्टेड समथिंग। राजेश शर्मा जी, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कांटेक्ट कर लीजिए, क्या बात बात ये कुछ इशू आ गया नेटवर्क में, वो ट्राई कर रहे हैं जोड़ने के लिए। तो गुप्ता जी ऐसा है ना, इस मामले में थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा। अपील करिए आप सबसे, एक्ट को जो सेक्शन मतलब एक्ट का अध्ययन करें, और वो सेक्शन में भी मैं भी अपने वीडियो में कहता हूँ, एक्ट का अध्ययन करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, आप नहीं ठीक बात है, वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अग्रवाल साहब ने यही कहा कि जो इस तरह के नोटिस आ रहे हैं, जैसे वो फेक इनवॉइसिंग कहते हैं, हम इसको कहते हैं फेक नोटिस कह सकते हैं हम इसको। हाँ जी, बिल्कुल। अकेला व्यापारी फेक इनवॉइसिंग नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट में फेक नोटिस भेज रहा है। सर वो लिस्ट भी हमने इसको दे दी है कि भैया हम ये वाली जो आपने हमें को डिस्क्रिप्शन दिए, जिन पार्टियों के आपने 8-10 पार्टियों, हमने उनको लिया ही नहीं है, जबकि हमने उनको दे भी दिए कि आईटीसी हैज नॉट क्लेम्ड। अग्रवाल साहब आ गए हैं कनेक्शन में, आ गए हैं सर, आ गए। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर से, इनकी जीएसटी पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत छोटी किताब है, जो इजीली मतलब साइज में बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, इजी कैरी हम करते हैं हम लोग, तो वो बुक्स मैं भी पढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वेबिनार के लास्ट में थोड़े उसके बारे में भी बोलेंगे। अभी आप रिप्लाई ले, उसके बारे में बता देंगे। मैं कुछ सवाल जवाब और ले लूं? जी सर। हाँ, जगभूषण जी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो ये पीछे बैक डेट से कैंसिलेशन कर रहे हैं, मान लो मेरा 18-19 का केस था जी, इन्होंने क्या किया जी, 18/6 मतलब जून 2018 में इन्होंने कैंसिलेशन कर दिया, जबकि उस पार्टी ने सारी रिटर्न भर दी 18-19 की और उसकी। हमें बाद में लगा पता कि इन्होंने कैंसिल कर दिया। बाद में जो ASMT 10 इनका आया जी, ASMT 10 में ये लिखा है कि जी ये पार्टियां जी, और इनका ये कुछ अच्छा 2-3 के तो 18 से करे जी, कुछ के इन्होंने 2021 से करे, जबकि उन्होंने रिटर्न फाइल वगैरह कर दी। जब रिटर्न फाइल ही कर दी, जगभूषण जी एक मिनट, जब ट्रांजैक्शन हुआ था उस पार्टी के साथ, तब क्या उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड था या इनवैलिड था? वैलिड था सर उस टाइम। तब आपको क्रेडिट मिलेगा, यू हैव टू फाइट द केस। हाँ बिल्कुल, वही। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि जो हमने 17/5 में आईटीसी क्लेम नहीं किया, उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है जी, आपने आईटीसी क्लेम किया, हमने उसकी लिस्ट भी दे दी कि जी आपने जो हमारे को दिया, आपने तो कम दिया है आईटीसी क्लेम, हमने तो ज्यादा के आईटीसी क्लेम नहीं किए। लेकिन वो कह लगे जी प्रूफ दो। मैं जी प्रूफ क्या, आप अपने देख लो, 2A के अंदर देख लो और हम इसके अंदर देख लो, 1 के अंदर। अच्छा, मैं जो करेक्शन कट गया, जब भी आप ऑफिसर के साथ बात करें, लिखित बात करें। हाँ ठीक बात है, ठीक बात मतलब आप उससे कुछ मांग रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, एवरीथिंग शुड बी रिटन।
नहीं, वो लिखित में दे दिया जी उसको हमने। हाँ, तो लिखित में दे दिया हमने तभी रिप्लाई बना उसके इंटेंशन के बारे में पता लगेगा, वो कहाँ गलती कर रहा है या क्या चाहता है, वो तभी पता लगेगा। जी जी, वो लिखित में दे दिया सर। ठीक है जगभूषण जी, और कोई सवाल? सेंट्रल के द्वारा जो मैनुअल नोटिस जारी हो रहे हैं, क्या ये वैलिड आईटीसी है, जो पोर्टल के थ्रू नहीं जारी है, जो मैनुअल वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है एसएससी को वैलिड है। SMT 10, DRC 01, 07, REG के जितने भी नोटिस वो पोर्टल में आने चाहिए, बाकी सारे नोटिस पोस्ट ऑफिस ईमेल में भी आ सकते हैं। और नए लोग सवाल करें। अच्छा, मैं अब मुझे एक बार को होस्ट ये शेयर करने के लिए स्क्रीन दे दीजिए। केएम तिवारी साहब प्लीज जरा ध्यान दीजिए। जी सर बताएं। हाँ, वो कुछ अखबार से कुछ शेयर करने के लिए। जी सर बताएं। सर व्हाट्सएप भी है, जा चेक कर लीजिएगा। ये बस स्क्रीन दीजिए शेयर कर। जी सर, एक मिनट। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ओके ओके। इधर बैठ जाओ, चलो बोलना लेकिन। सर कर दिया। ओके, मैं अपनी किताब के बारे में बता दूं। ये किताब टोटल बुक जो है वो करीब करीब 750 पेज की है। ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com में, वहां जा सकते हैं। और ये किताब आपको, नाम तो मेरा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट नहीं होता है, सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं, आप ही के तरह हैं। जिसमें राजेश जी हैं, उसमें राजीव जी भी हैं, अनिमेश जी भी हैं, और भी बहुत तमाम तरह के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो कोर्स भी है, कोर्स से ज्यादा मैं बुक्स पे जाता हूँ। तो ये हमारी बुक्स है, एक है जीएसटी लॉ की और दूसरी है जीएसटी नोटिसेस पे। ये नोटिसेस वाली बुक हमने आपको दिखाई थी, और जीएसटी की लॉ की बुक में जो चैप्टर्स हमने कवर्ड है वो यहाँ लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। टाइम है नहीं इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। और जीएसटी नोटिस की बुक का तो मैं अंदर के दिखला ही चुका था, इसमें 20 नोटिसेस हैं जो मैंने सारे नोटिस डिस्कस किए, प्लस ये तमाम चैप्टर्स हैं। जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे आप तो आपको एहसास होगा कि ये कितने आसान लैंग्वेज में और कनेक्टेड वे में लिखा हुआ। मैं आपको एक सेक्शन दिखलाता हूँ, रुकिए। ये ऑनलाइन परचेज पे है सर? हाँ, कम ऑनलाइन ही होगा ये। अब जब इसमें आप जाएंगे, मान लीजिए मैं 55 पेज में जा रहा हूँ, इसकी डिटेल तो हमने बनाई हुई है, लेकिन मान लीजिए मैं सेक्शन 61 डिस्कस करना चाह रहा हूँ, पेज जो 30 में है। हमने किस तरह से लिखी है वो जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 61 तो आप आराम से रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। देखिए, द प्रॉपर ऑफिसर, ये प्रॉपर ऑफिसर कौन है? सुपरिटेंडेंट है। तो ये हमने लिखा है मे स्क्रूटनाइज, रूल 99 में जाना, बेसिस ऑफ सिलेक्शन वहीं बताया हुआ। द रिटर्न, रिटर्न किसको कहता है वो लिखा हुआ है। इस ट्रांस 1 और ट्रांस 2 रिटर्न, तो SMT 10 अगर आपका ट्रांस 1 ट्रांस 2 के लिए आता है, क्या वो उसका स्क्रूटनी कर सकता है? एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय, इस तरह से हेड नोट। और अगर कोई पुराना लॉ है तो उसका हमने फुटनोट पे बनाया हुआ है। कोई भी अगर लॉ चेंज हुआ है तो उसका फुटनोट पे इस तरह से हमने फुटनोट दिया हुआ है। तो इस तरह से बुक है। तो आप हमारी वेबसाइट में जाके कॉम्बो ऑफर, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि दोनों बुक, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि दोनों बुक आपको लेनी चाहिए अगर आप लेते हैं तो कंप्लीट है मेरे साइट क्या बताएं। तो पराग सिंघल जी, राजेश जी और तमाम टीम, चेयरमैन साहब, जो भी मेरे सामने स्क्रीन नजर आ रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया, और मैं आज कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जगभूषण ने से अनुरोध करूंगा कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जगभूषण गुप्ता जी हमारे हरियाणा चैप्टर के उपाध्यक्ष हैं, मैं अनुरोध करूंगा कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। सर अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने जिस तरीके से आज समझाया
जो ये बहुत अच्छा लगा सर, एंड वी ऑल एडवोकेट्स आर थैंकफुल टू यू। और हम ये चाहते हैं सर कि आप आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमें भी कुछ नॉलेज मिलती रहे और आपसे हम कुछ ना कुछ सीखें। सर एक और जिज्ञासा है जी सर, एक और जिज्ञासा है जी। हाँ कहिए कहिए सर वो कैसे हम आपके जैसी आंख लेके आए सर? रोहित जी अपना पर्चा दीजिए पूरा। रोहित जी। सर मैं अमृतसर से रोहित बोल रहा हूँ जी, एडवोकेट रोहित जी। ओके सर, आपके जैसी आंख कैसे सर हम बनाए अपनी सर नोटिस को जांचने परखने के लिए? कोई थोड़ा सा कोई एक अपना कोई टिप दे हमें भी सर, वो चीज भी एक अपने आप में डेवलप करने। राजीव जी मेरे सामने है, ये हमारे साथ 2017 से जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार डेली बेसिस पे डेली मॉर्निंग 6:30 में उठ के जीएसटी पढ़ते हैं। ओह वेरी गुड। वो टाइम बहुत सर जल्दी है। हाँ आपने टिप की बात की तो मैंने टिप दे दिया आपको। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं हमारे साथ, अब देखिए हमने पूरे के पूरे जीएसटी के मिनट्स 1 से लेकर 47 तक हमने पढ़े हैं जी, और वो YouTube में अपलोडेड है। और वो कब पढ़े हैं? मॉर्निंग 6:30 उठ के डेली, और पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं हम लोग। यस ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो ये मेहनत करिए, होगा क्यों नहीं होगा जी। थैंक यू। अंत में मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग पुनः अग्रवाल जी से बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410664214। दोबारा नोट करें 9410664214। आप अपने क्वेश्चंस और किस टॉपिक पर चाहते हैं अग्रवाल साहब से बात करना, और बात करना तो मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि ही इज अवर टीचर, और अध्यापक तो अध्यापक होता है, हम तो स्टूडेंट हैं। तो किस तरह से इनकी वाणी का हम लाभ ले सकते हैं, वाणी से हम सीख सकते हैं, उस वाणी को कब सुनना चाहते हैं आप, इसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, सिटी का नाम लिख करके और टॉपिक लिख करके भेजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं समझूंगा कि अब वाकई में आप अग्रवाल जी से कुछ सीखना चाहते हैं और आप जागरूक पाठक, जागरूक प्रैक्टिशनर हैं। इसके साथ ही मैं बहुत जल्दी फिर भेंट करेंगे आपसे हम, और भी अधिक विद्वानों के साथ में, अग्रवाल साहब के साथ में तो रहेंगे। तो आप भी कृष्ण कुमार हैं, नाम भी के है, कृष्ण कुमार हैं आप भी, और कृष्ण जी ने तो गीता का ज्ञान दिया है, तो भैया कृष्ण जी से तो हमें सीखने को मिलता है। इसमें अपने शब्दों को नाम देता हूँ मैं। तो आप लोग पराग भाई अशोक कुमार मोदी जी हैं कोरबा। हाँ अशोक कुमार मोदी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे। तो भैया मोदी जी के बिना तो हमारा भारत ही अधूरा है, विश्व अधूरा है। मैं क्षमा चाहता हूँ मोदी साहब, आपने मुझसे कहा था इस प्रारंभ में। धन्यवाद पराग जी, बड़ा मान प्यार देते हैं आप, आपका बहुत बहुत आभार है उसके लिए। जी जी। आदरणीय श्रीवास्तव जी, अग्रवाल साहब और जो भी उपस्थित है, जुड़े हुए राहुल केला से, गीत गोयनका भी जुड़े हैं, रश्मि शर्मा भी जुड़ी है, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज का जो मुख्य टॉपिक आदरणीय के अग्रवाल जी ने दिया, वाकई बहुत सराहनीय था। अभी तक तो हम खाली अपना बचाव पक्ष देखते आए हैं, हम लोग भी और हमारे जो भी सीए हैं, हमारे लायर हैं, वो सब हमारे बचाव पक्ष की तरफ ही हमेशा रखे हैं। लेकिन आज अग्रवाल साहब से बात करके ऐसा लगा कि हम अपना आक्रामक रुख अपना सकते हैं। नोटिस पे जो गलतियां हैं, अधिकारी ने सेक्शन नहीं लिखा, अधिकारी ने अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखा, उसे नोटिस दिया, तो हम उसके अगेंस्ट में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। मुझको जो अभी तक समझ में आया कि हम मानसिकता जो है, हमारी जो मानसिकता भी गुलामी की मानसिकता है, अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है। अधिकारी बहुत प्रताड़ित करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा तो शायद रात भर भी दूंगा तो कम पड़ेगा, और बिना मतलब की नोटिसें आती है, और एक ही विषय पे रिप्लाई देने के बाद अशोक जी सर ये टोटली हरासमेंट हो रही है और ही एक्सपेक्टिंग समथिंग। उनका उसके ऊपर के डिपार्टमेंट से नोटिस आती है और क्लोजर वो देते नहीं है, और बोलते नहीं पुराना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्लोजर आप लाइए। जब तक ऑफिसर ही बदल जाता है, नोटिस बदल जाती, पुरानी फाइल मिलते नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो मुझको आज अग्रवाल साहब से बात करके ऐसा लगा कि वहाँ हम एक खाली टैक्स पेयर की हैसियत से या खाली एक केस लड़ने के लिए लायर की हैसियत से न जाएं,
हमको उनके अगेंस्ट में उनकी जो गलतियां हैं उसमें हमको आक्रामक रूप अपनाना चाहिए। बात मुझको आज समझ में आई। और जिस टाइप का प्रेजेंटेशन आज अग्रवाल साहब ने दिया, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने कभी देखा सुना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 1 to 1 में पराग सिंघल जी से आग्रह करूंगा, ग्रुप में उनका नंबर डाल देंगे नाम के साथ, मैं सेव कर लेता हूं और उनसे 1 to 1 मैं चर्चा करूंगा। और मेरी बहू भी सीए है, मेरे यहाँ सीए रश्मि भी है, और सब मिलके हम उसमें जो प्रॉब्लम्स उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। मोदी जी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं क्या इस समय? मोदी जी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं? हाँ जी, आप ऑस्ट्रेलिया में इस समय? नहीं, आ गया मैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, अभी मैं कोरबा में हूँ। खैर बहुत अच्छा लगा, छत्तीसगढ़ में हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सबसे अग्रवाल साहब के नेतृत्व में, और बहुत जल्दी वार्ता कब करेंगे। का रख रहे हैं आप अपना मीटिंग? कौन से महीने में? मई में है ना? हाँ, 6 मई को मीटिंग मथुरा में है। मैं आपको बता दूं 6 मई को मीटिंग मथुरा में है। तो हाँ, मैं आऊंगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं नंबर दे चुका हूँ चैट में, 94 जो नंबर दिया है 94106642, उस पर आप अपना, अगर मथुरा आना चाहते हैं, सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, 1 डे मीटिंग है वो, तो उसमें आइए, स्वागत है आपका। और बहुत मीटिंग में इनको सर रखिए इनको जी। प्राइड सर कह रहे हैं इनको मथुरा की मीटिंग में इनको प्रवक्ता के मुख में रखिए सर इनको। अग्रवाल जी को मीटिंग में 6 तारीख वाली जो मीटिंग जो है, बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल जी सर, क्योंकि काफी कुछ चीजें वहां पे सीखने को मिलेंगी कि दूरदर्शिता इतनी इनकी लंबी है, क्योंकि हम लोगों का दूरबीन लगा के भी नहीं ढूंढ पाते जो कृष्ण जी को बुलाना है। जी सर, जी सर, वही दूरबीन लगा के भी नहीं देख सकते, वो इन्होंने इस चीज को पकड़ के हमको दी कि इस चीज से आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक सर, सर हम लोग चाहेंगे आभार है कि हमारे फोरम से जुड़े हुए इधर हैं जी। आप लोग जो है, आपकी भावना मानवीय आदेश है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे हम। मैं विदा चाहूंगा सबसे। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्ते सर, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सबको। आज हमारे बार के लोग भी जुड़े हैं, कुशीनगर टैक्स बार के पडोना से उमाशंकर जी हैं, नवीन सिंघानिया जी हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, और दुबे जी हैं, ओम प्रकाश जी, सब लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। सर सबका नमस्कार, अच्छा अभिनंदन।